हेलो। नहीं नहीं नहीं, आज ये नहीं, आज करेंगे हम रिवीजन के एक और एपिसोड में। आप सभी का स्वागत है। और यार इतनी बड़ी जो स्माइल मेरे फेस पे आपको देखने को मिल रही है यार, उसका सिर्फ एक बड़ा रीजन है आज के हमारे स्पेशल गेस्ट, जो कि हैं नन अदर देन कॉमिक वर्स से मोहित योद्धा AKA एवेंजर योद्धा। मोहित भाई, वेलकम टू द चैनल, वेलकम टू रिवीजन। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग भाई। थैंक यू नहीं भाई, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। एक्चुअली मतलब क्या है कि मैं वैसे मैन ऑफ कल्चर वगैरह पे तो अब कर ही लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा ऐसा कैंडिड टाइप का हो जाता है, तो अच्छा है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आगे बात करेंगे इस पे और भी, पर मैं बताऊंगा जैसे जैसे और बात करेंगे। WWE का क्या है, थोड़ा मेरे को इंटरेस्ट है बात करने के लिए। वहाँ पे बात नहीं कर पाते क्योंकि पीजे बादल ने ज़्यादा देखी नहीं रहती है, तो ओके। इसीलिए क्या है कि यहाँ पे थोड़ा सा बात कर सकते हैं। मतलब हम बुलाएंगे तो क्या वो आएंगे, या वो बोलेंगे यार क्या WWE फालतू, ये तो फेक है। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल। पता नहीं, उनकी गारंटी मैं नहीं ले सकता। उनके एंड से ही वो सारी चीज़ें। ओके 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 ओके। और नयन का बहुत ही आपसे एक प्यारा सवाल था आपके मैन ऑफ कल्चर से रिलेटेड। नयन। हाँ तो भाई ये मतलब हमारा पता नहीं कितनी बार से हम टेक कर रहे हैं, तो उसको बिगिन करते हैं भाई। मैं बिल्कुल रॉ, हाँ हम काफी रॉ रख रहे हैं, इस चीज को बता रहे हैं। तो वही क्वेश्चन भाई आपसे चौथी बार दोहराते हुए बोलूंगा कि आप लोग ही लेके आए, और इसको हर बार बोलता हूँ यार मैं, और हर वक्त बोल सकता हूँ कि जो रियल पॉडकास्टिंग है वो मैन ऑफ कल्चर्स ने इंट्रोड्यूस की है। एंड क्योंकि पहले होता था मतलब पॉडकास्टिंग क्या थी इंडिया के अंदर, जैसे बहुत सारे यूट्यूबर्स बड़े बड़े जिनका पूरा करियर पॉडकास्टिंग पे था, तो वो ये थे कि इंटरव्यू विद मतलब बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव अपना सेटअप के साथ आप इंटरव्यू कर रहे हो, दैट्स इट। बाकी पर आप लोगों ने इंट्रोड्यूस किया कि 3 लड़के बैठे अपने अपने घर पे अपने अपने जगह से भाई वो स्ट्रीम कर रहे हैं एंड और अपने कंटेंट के दम पे कुछ बड़ा बना रहे हैं। तो पहली बात तो ये सब कैसे चालू आप लोगों ने किया। दूसरा सवाल, इसे कहाँ लेके जाना है, बिकॉज वी कैन विजन अ स्टोरी ऑफ मैन ऑफ कल्चर। क्या है कि देखो, मैन ऑफ कल्चर जो है इट वाज ऑल बादल्स आइडिया, ठीक है। और ये स्टार्ट हुआ था जब हम लोगों ने एक बार DC फैंडम स्ट्रीम किया था मेरे चैनल पे, और बैठ के देख रहे थे रात में 3 बजे तक। 3 बजे भी हमको 4-5 हज़ार लोग देख रहे थे। ओके। तो मतलब ऐसा सोचा है बादल ने कि यार इसमें पोटेंशियल है तो ट्राई करते हैं। तो हमने कहा यार ठीक है, करके देख लेते हैं, काम नहीं किया तो बंद कर देंगे। हाँ, तो ओके। हम लोगों ने मतलब ऐसी मजाक मस्ती में शुरू किया, बैठ के बात करना शुरू करी, एंड इट टर्न्ड आउट कि मतलब हाँ, लोग देखने में इंटरेस्टेड हैं। और इट टर्न्ड आउट कि इससे तो 50 लाख रुपए महीना भी आ सकता है। भाई 50 लाख रुपए महीना, आई विश इतना अगर आ रहा होता भाई, तो एक स्टूडियो तो अभी देखने को मिल जाता तुम्हें मैन ऑफ कल्चर का। तो विच ब्रिंग्स मी टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन कि मतलब जो हम लोग जब भी मिलते हैं तो हमारी यही कन्वर्सेशन होती है। जैसे सोचते हैं ना लोग कि भाई ये तीनों मिलके क्या ही बात करते होंगे, तो हमारी यही कन्वर्सेशन होती है कि अब इसके आगे क्या, मतलब हम लोग यहाँ पे तो बैठने वाले नहीं है कि बस यहीं रुक जाएं। तो हमारा यही प्लान होता है कि अब इसको स्केल कैसे करना है। और जैसे अपनी बात हुई थी पिछली बार कि मतलब बाहर के जो पॉडकास्ट चैनल्स है, लोगन पॉल हो गया, जो रोगन हो गया, तो ये बहुत बड़े बड़े चैनल्स हैं और ये अपने आप में बहुत बड़ी पर्सनालिटीज़ हैं, राइट। तो इन लोगों को ये पॉडकास्ट तो इन्होंने टाइम पास पे बना लिया है। और US का जो मोनेटाइजेशन सिस्टम है यूट्यूब का, दैट इज फार ग्रेटर देन इंडियन मोनेटाइजेशन सिस्टम। मतलब वो लोग बहुत पैसे देते हैं यूट्यूब को, यूट्यूबर्स को। तो यहाँ पे क्या है कि वहाँ पे मतलब वो लोग सस्टेन कर सकते हैं एक स्टूडियो को बहुत आराम से, लेकिन यहाँ पे हम लोग सस्टेन नहीं कर सकते। तो हम मेरे को पीजे बादल जो अलग अलग सिटीज में बिलोंग करते हैं, हम लोगों को एक सिटी में आकर रहना और एक स्टूडियो को मेंटेन करना, अपनी लाइफ से बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा उसके लिए। तो वो चीज़ हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाती है आज की स्टेज में। सही बात है। हम लोग लेकिन उसके लिए प्लान करते हैं, सोचते हैं, क्योंकि मतलब हम चाहते हैं वो चीज़ करना, पर वो कब होगा मतलब हमें भी नहीं पता। तो मतलब आपका विजन तो है वहां तक जाने का। हाँ, मतलब डेफिनेटली भाई, अब हम सोचते हैं उस बारे में बहुत ज़्यादा, हमारा मन है बहुत ज़्यादा, लेकिन मतलब वही है कि इज इट वर्थ इट राइट नाउ इतने नंबर्स के साथ में? अब भी फिलहाल तो नहीं, क्योंकि मतलब हमें बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए।
और अभी बहुत मुश्किल है। Okay. और अभी भाई यूट्यूब का कोई भरोसा नहीं है, मतलब यूट्यूब इंडिया के लिए तो बहुत पनिशिंग है अभी राइट नाउ। सही बात है, सही बात है। एडसेंस से कितना ही होता है, क्या ही होता है। कुछ नहीं होता। और मतलब अगर आप देखते हो तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी यूट्यूब पॉडकास्ट सिस्टम इंडियन स्पॉन्सर्स को भी समझ पे नहीं आता, ठीक है। जैसे आप जो रोगन की पॉडकास्ट देखो, लोगन पॉल की पॉडकास्ट देखो, तो भाई उनको स्पॉन्सर उनके पीछे लगे रहते हैं, ठीक है। हाँ। और यहाँ पे पॉडकास्ट का सिस्टम इंडियन स्पॉन्सर्स को समझ ही नहीं आता है कि कैसे उसको मोनेटाइज करना है, जबकि इट इज़ वेरी इजी टू स्पॉन्सर अ पॉडकास्ट। हाँ, है ना, लेकिन दे डोंट इवन अंडरस्टैंड, दे डोंट इवन हैव अ बेसिक कॉन्सेप्ट। तो वो मतलब जब तक वो चीज़ नहीं हो जाती हम लोग नहीं सोच सकते आगे का। और पॉडकास्ट में मतलब अगर वो लोग एडवर्टाइज कराते हैं अपने प्रोडक्ट को, तो वो ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा रादर देन प्रमोटिंग इट इन वीडियो। लेकिन मतलब वो वही मैं बोल रहा हूँ ना, तो बेसिक कंसेप्ट ही नहीं है ब्रांड्स को यहाँ पे, तो वो क्या कर सकते हैं अपन। आई थिंक ये शायद आपके पॉडकास्ट पे बादल भाई ने बताया था कि एक हेडफोन का ब्रांड आया था आपके पास, तो आप तो अच्छे खासे पैसे ले सकते थे उनसे कि पूरे पॉडकास्ट में पहने रखो, तो आपने मतलब मना क्यों कर दिया? क्या उसका ऊपर था? नहीं, हम लोगों ने मना नहीं किया। हम लोगों ने, जहाँ तक मुझे याद है, हम लोगों ने उनको ये चीज़ वो करी थी, उनको हम लोगों ने कुछ बताया था कि ऐसे कुछ नहीं, उन लोगों का था कि आपको पूरे पॉडकास्ट में पहन के बैठना है या ऐसा कुछ करना है, और मतलब वो फीजेबल नहीं हो रहा था उस टाइम पे। ओके। हाँ, मतलब वो बिल्कुल भी फीजेबल नहीं था, मतलब वो जो चीज़ वो बोल रहे थे करने को, इट वाज नॉट एट ऑल पॉसिबल बैक देन। ओके। हाँ, तो हम सोच रहे थे कि ये कैसे होगा। और मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जिसमें आप ऐसा नहीं कर सकते कि यू कैन नॉट, जैसे क्या होता है, जैसे आपकी ऑडियंस नहीं है, ठीक है, वो भी आपको देख रहे हैं, तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि किसी चीज़ को इतना ज़्यादा प्रमोट कर दो कि आप बिल्कुल ही सेल आउट समझ में आने लगो कि भाई मतलब कितना करेगा। समझ गया। समझे, मतलब ये BSNL चौका, हर चौके पे नहीं चिल्ला सकते ना आप, समझे। ऐसे नहीं कर सकते। सही बात है। यू हैव टू बी लाइक, थोड़ा चीज़ों में समझना पड़ेगा आपको। वो तो है। और मेरा और नयन का एक कंसर्न है, वो मैं चौथी बार आपको बोल रहा हूँ कि आप आ गए हो अब पहले गेस्ट, ठीक है, तो आपने एक हाई बार सेट कर दिया, तो आप ही बता दो हमें अब आपके लेवल का कौन हो सकता है जिसे हम ला पाए आगे। अभी भुवन बाम को मैसेज कर देना। एक बार मजाक कर रहा हूँ मैं। ऐसा कुछ नहीं है यार, पता है ये सब ऐसी चीज़ें हैं। हमारा बेसिक आइडिया रहता है मैन ऑफ कल्चर पे भी, जो हम चीज़ सोचते हैं कि ना उस इंसान को बुलाओ जिसके साथ आप कंफर्टेबल रहो। सही बात कि हम लोगों ने ये चीज़ धीरे धीरे समझी है, हमको भी इस चीज़ का आइडिया नहीं था, लेकिन हमको ये चीज़ धीरे धीरे समझ में आई है कि बेसिक आइडिया ऑफ अ गेस्ट ऑन अ पॉडकास्ट इज समवन जिसके साथ आप कंफर्टेबल रहो हैविंग अ कन्वर्सेशन। हाँ, सही। नहीं तो क्या होगा ना कि वो बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाती है पूरी की पूरी पॉडकास्ट, और फिर उसमें क्या होता है, ऑकवर्ड पॉजेस होते हैं, और आप उस पॉडकास्ट को कहाँ पे लेके जाना है वो नहीं समझ पाते हो, और मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं फिर जो थोड़ा वियर्ड हो जाती है, तो ये धीरे धीरे समझ में आती है। और मोहित भाई इसके बारे में बात की थी, जैसे आप अब मार्वल वगैरह के प्रीमियर्स पे जाते हो, ठीक है, तो काफ़ी लोग अब मार्वल के दलाल बना चुके हैं आपको, पीजे भाई को, बादल भाई को, है ना। तो मतलब क्या सच में ऐसा होता है? कितना मतलब जैसा उनको लगता है, ऑडियंस को लगता है कि भाई ये तो मार्वल ऐसा पैसा ऊपर से रेन करता है इसके, इनके ऊपर पैसा ही पैसा फेंक रहा है भाई, पैसा वो पैसे डॉलरों में उड़ा रहा है हमारे ऊपर। बिल्कुल बरसात हो रही है मेरे ऊपर, देखो कितना पैसा है मेरे पास, ठीक है। तो अभी तुम सोचो कि मैं कितना सिग्निफिकेंट इंसान हूँ, है मार्वल वालों के लिए मैं कितना सिग्निफिकेंट होऊंगा, जो मतलब एक भोपाल जैसी सिटी में बैठा हुआ इंसान, मेरे पास कितने नंबर्स हैं उनके लिए, कितने लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ मैं? बहुत कम एक्चुअली में। अगर उनके उससे देखें, अगर आप उनके स्केल के हिसाब से देखो तो मैं बहुत ज़्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, ठीक है। और मार्वल यूएस डज नॉट केयर अलॉट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो और ना ये उनका कभी तरीका होता ही नहीं है
कि वो रिव्यूअर्स को पैसे दे रहे हैं, ठीक है, मतलब इट नेवर हैपेंस, इट नेवर एवर हैपेंस। उनको आशीष चलानी चाहिए। अब देखो मेरे को नहीं पता कि वहां पे कैसा होता है, बट मेरे को नहीं लगता कि आशीष के साथ भी ये चीज होती है। हाँ नहीं मैं वैसा नहीं कर रहा, जैसे नंबर्स के हिसाब से, जैसे वो ज्यादा हाँ नंबर्स इफ यू आर टॉकिंग अबाउट नंबर्स, तो वो नंबर्स के साथ में भी उनको आशीष इज व्हाट मैटर्स। आशीष इज टॉकिंग नंबर्स, आशीष के पास बहुत नंबर्स है भाई। तो वो अगर आप प्रीमियर पे भेज रहे हो यूएस, तो फिर मतलब यू आर टॉकिंग नंबर्स अबाउट आशीष की, मतलब भाई वो है नंबर उसके पास। तो ये चीज़ें होती हैं कि मतलब हम लोग प्रीमियर पे चले गए तो वो वहाँ पे एक सिनर्जिस्टिक इफेक्ट होता है कि आप, जैसे इसका एग्जांपल देता हूँ मैं, कि आप 4 लोग बैठे हो, मूवी देखने गए, 3 लोग को अच्छी लगी, मूवी एवरेज है, लेकिन अगर 3 लोग को अच्छी लगी तो चौथे को भी अच्छी लगेगी। हाँ ये एक सिनर्जिस्टिक इफेक्ट होता है मूवी का, चाहे वो कोई भी मूवी हो, राइट। तो ये जनरली प्रीमियर्स में होता है। हाँ ये हमेशा होता है। एक कोई एवरेज मूवी को आप 4 दोस्तों के साथ देखने चले जाओ, वो 4 दोस्तों के एंजॉयमेंट के चक्कर में आपको मूवी अच्छी लग जाएगी, ठीक है। वो हाँ, तो वो होता है, दिस इज व्हाट हैपेंस इन राइट। तो वो इस तरह से उसको क्रिएट किया जाता है पूरे एनवायरनमेंट। तो है। ओके तो वो जो होता है ना कि भाई तुमने पैसा खाया और ये, वो एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। हाँ वो तो है। और फिर क्या होता है, जैसे हम लोग प्रीमियर से बाहर निकलते हैं, ठीक है, अब प्रीमियर से बाहर निकल के तुरंत तो हम रिव्यू बनाने नहीं चले जाते। फिर अब प्रीमियर से बाहर निकलते हैं, हम लोग उस मूवी के बारे में बात करते हैं, थ्योरीज बनाते हैं, बहुत कुछ। नहीं थ्योरी नहीं बनाते, हम उस मूवी के बारे में बात अच्छा, करते हैं। एटलीस्ट 2 घंटा लग जाता है हमको रिव्यू जैसे एंटमैन क्वांटमनिया का रिव्यू शूट करने से पहले हम 2 घंटे निकल गए थे। अच्छा 2 घंटे तक हम लोगों ने मूवी की अच्छी बुरी चीज़ों के बारे में बात करी, इसीलिए हमारे वीडियोस एक जैसे साउंड कर रहे थे। समझ गया कि हाँ ठीक है ओके। तो दिस काइंड ऑफ इज ए प्रॉब्लम, और हम लोगों ने इस चीज़ के बारे में बात भी करी कि यार मतलब ये प्रॉब्लम है। तो मतलब अब इसका मतलब क्या है कि क्या हम प्रीमियर में ना जाएं, हाँ, या फिर हम प्रीमियर में जाएं और बात ना करें उसके बाद, हाँ, और हम प्रीमियर में जाएं और एक दूसरे से बात ना करें मूवी देखने के बाद। तो मतलब ये मतलब एक्चुअली प्रॉब्लम है, और इसका क्या सॉल्यूशन है हमको नहीं मालूम। और ऊपर से सेम ही होटल रूम में शूट। हाँ मतलब अब हम एक ही रूम में हमको रुकवाया जा रहा है, तो अब क्या सॉल्यूशन है इसका? वही ना, अब ऑडियंस को तो ऐसे ही लगेगा। मतलब अब आप बताओ ना कि इस चीज को आप कैसे सॉल्व करोगे? ये तो सच में मतलब एक रियल प्रॉब्लम है। इस बात पे एक चीज ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि हमारा भी सिमिलर काइंड ऑफ कंटेंट है कि मतलब रेसलिंग में जो हो रहा है, जो स्टोरी लाइंस चल रही है, जो स्टोरी चल रही है, सारे यूट्यूबर्स वो एक ही स्टोरी के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली कंटेंट तो एक ही है, उसके अंदर से जो लूप होल्स होंगे वो तो एक ही होंगे, कहीं ना कहीं तो सिमिलैरिटीज होगी, अब बिल्कुल अलग बना ही नहीं सकते। और दिस इज व्हाट इट इज ना। देखो ये सारी किसी भी चीज को रिव्यू करना ना एक बहुत ही डाइसी चीज होती है। तुम पहले रेसलिंग को रिव्यू कर लो, तुम मूवी को रिव्यू कर लो, तुम किसी भी चीज को रिव्यू कर लो, तुम अपना ओपिनियन ही दे रहे हो ना एट द एंड ऑफ द डे। हाँ तो ओपिनियन ना बहुत ज़्यादा डाइसी होता है। मेरा किसी चीज़ को लेके मेरा ओपिनियन अच्छा भी हो सकता है, और वही चीज़ किसी और को बुरी भी लग सकती है, राइट? हाँ, इसलिए गालियाँ पड़ती हैं हम सबको। हाँ तो भाई अभी शज़ैम 2 का देख लो तुम। हाँ मतलब मैंने मूवी को ओके बोला है, ठीक है, मैंने बोला है कि मेरे को मूवी अच्छी भी लगी, कुछ चीज़ें थी जो मेरे को अच्छी नहीं लगी। अभी मेरे को उसमें गालियाँ पड़ रही है कि ओके कैसे बोल दिया। ये तो तो मतलब मेरे को गालियां कौन दे रहे हैं? वो लोग जिनको मूवी अच्छी लगी, और वो लोग भी जिनको मूवी बुरी लगी। हाँ तो अब हाँ ठीक है तो अभी मैं क्या करूं? मेरे को मूवी ओके लगी तो मैं ओके नहीं, और कुछ बोलेंगे भाई पैसा नहीं मिला। सही बात है भाई, सही बात है। अब मैं क्या करूं? अब बोल रहे हैं कि तू ऐसा इसलिए बोल रहा है कि क्योंकि तेरे को प्रीमियर पे नहीं बुलाया, ठीक है। अभी मैं उनको कैसे समझाऊं कि मतलब मैं प्रीमियर पे गया नहीं, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मेरे को बुलाया नहीं। तो ये मतलब अब क्या बोलूं इस चीज पे? एट द एंड यही होता है ना कि चाहे आप कुछ भी कर लो, कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। You can't satisfy everyone, जो बोलेंगे बोलेंगे। कुछ नहीं हो सकता उसमें। एग्जैक्टली। तो ये बहुत पर ना एट टाइम्स ये बहुत ज्यादा टायरसम हो जाता है, पता है, मेंटली आप एग्जॉस्ट हो जाते हो। सही बात है।
मैंने नयन से एक बात वो की थी, शेयर की थी कि जब एक टाइम पे मेरे शॉर्ट्स काफ़ी वायरल हो गए थे तो काफ़ी अलग अलग तरह की ऑडियंस, काफ़ी अलग अलग तरह के लोग आ गए थे कमेंट सेक्शन में, जो कि मतलब एकदम से एक क्रिएटर के लिए काफ़ी वो होता है चेंज। तो मैं डरता था मतलब कि कमेंट्स देखूं कि ना देखूं, क्योंकि ऐसी चीज़ें लिख रहे थे लोग मेरे बारे में, फैमिली के बारे में, और नए नए को तो ऐसा होता है कि अपने ऊपर पर्सनली ले लेते हैं, पर्सनली ले लेते हैं। बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा। और जैसे क्या होता है ना, जैसे शॉर्ट्स वाली जो ऑडियंस होती है ना, वो तुमको जानती नहीं है, ठीक है, हाँ, तुम्हारे साथ रिलेट नहीं करती। जैसे तुमने लॉन्ग फॉर्म बनाया तो लॉन्ग फॉर्म की ऑडियंस क्या है, तुम्हारे साथ रिलेट करके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तुमने बनाई है, ठीक है। मतलब 6 महीने 8 महीने में धीरे धीरे तुम्हारे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं। शॉर्ट्स वाली ऑडियंस बहुत फटाक से मिली है तुमको, तो तुम्हारे साथ कनेक्टेड नहीं है, तुमको जानती नहीं है। लॉन्ग फॉर्म वाली ऑडियंस तुमको तुम्हारे नाम से जानती है कि हाँ भाई ये जय का वीडियो है, ठीक है, कि ये जय ने वीडियो डाला है, तुम्हारी नोटिफिकेशन देख के डेली आएगी तुम्हारा वीडियो देखने, ठीक है। लेकिन शॉर्ट वाली ऑडियंस नहीं जानती। शॉर्ट वाली ऑडियंस क्या जानती है, अरे ये WWE वाला वीडियो है, ये शॉर्ट, अरे वही है ना शॉर्ट डालता है जो, एग्जैक्टली। तो वो तुम्हारी इज्जत नहीं करते, वो गाली बकेंगे तुमको, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो तो लिख के चले जाएंगे और हमारा यहाँ पे मेंटली बहुत ब्रेकडाउन हो डेंजरस जाएगा। सिचुएशन हो जाती है ये। मैं तो YouTube पे सर्च कर रहा था कैसे इससे बचे। अरे बहुत मेंटली मैं बहुत इफेक्ट हो जाता हूँ भाई, मेंटली मैं भी बहुत लगता है, किसी को भी लगेगा। बट अब ऐसा थोड़ा सा वो हो गया है कि ठीक है, कमेंट्स में मतलब ज़्यादातर तो ऐसा होता है कि पॉजिटिव ही होते हैं लोग बोलने वाले। हाँ मतलब हो, ये बात सही है, बट एक भी दिख जाए। मतलब इसी से रिलेटेड थोड़ा सा मेरा भी किस्सा बताता हूँ। एक्चुअली मैं स्ट्रीमिंग करता हूँ, तो काफी टाइम से स्ट्रीम्स करता आ रहा हूँ। तो एक ऐसा एनकाउंटर हुआ था मेरे साथ कि एक बंदा मेरे पीछे पड़ गया था लिटरली, मतलब पता नहीं क्यों उसको, और वो बच्चा था 12 साल का बच्चा था। मतलब 12 साल की उम्र में उस बंदे ने मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर पे, मतलब बहुत कोई होगा ग्रुप वगैरह होगा इनका, उस पर रेड करा के गालियां बकना ये करना, मतलब तो वो पहली एक ऐसी चीज थी जिसने सच में मुझे ट्रॉमेटाइज कर दिया। और मैंने देखा ना आज की वो जा कहाँ रही है। अभी देखो हमारे टाइम पे मोहित भैया, हम लोग क्या करते थे, पीसी मांगते थे घर वालों से कि हमें पढ़ाई के लिए चाहिए, और छुप छुप के सीढ़ियां लाते थे, ठीक है, सीढ़ी, और फ्रेंड से क्रैक मांग के, वो 2 क्रैक्स होते थे, और फिर उस गेम को क्रैक कर देते, और वो चले ना चले वो भगवान की मर्जी है। आजकल के बच्चे क्रिएटर से पहले, मतलब जैसे हमने आइकॉन एडिशन मैंने बाय किया है 2K23 की, आपने बताना बाय की कि नहीं, तो मेरे से पहले ओके क्या बात है, नहीं, तो भाई फिर कभी गेम भी खेलेंगे हम साथ में। तो बेसिकली क्या हुआ कि अरे क्लाउड गेमिंग होती है ना, पारसेक से खेलेंगे भाई। तो बेसिकली हुआ कुछ ऐसा ना कि बंदे 8-8 हजार के गेम को अफोर्ड कर रहे हैं। आप सोचो इस बात को, 16 साल के बच्चे, 12 साल के बच्चे, तो वो अपने करियर को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, वो एक शॉर्ट टर्म सक्सेस को प्रायोरिटी दे रहे हैं। यूट्यूब का कुछ नहीं पता कहाँ वो कब चले जाएगा, क्योंकि सबने यूट्यूब पे सक्सेस देखी है, अभी उन्होंने किसी का डाउनफॉल नहीं देखा, लेकिन उन्होंने पुराने एग्जांपल्स नहीं देखे। तो इसके बारे में आप क्या कहोगे कि ये जो चल रहा है सारा लूप, बड़ा सीरियस टॉपिक है। डाउनफॉल तो किसी का नहीं देखा, डाउनफॉल बहुत तगड़ा वाला डाउनफॉल नहीं देखा। जैसे YouTube पे एक चैनल है, मैं देखता हूँ फ्री टाइम में, सनी V2 करके, देखा है क्या कभी? सनी V2 नहीं, नाम सुना है मैंने। बताओ। सनी V2 जो है, मुझे ऐसा लगता है कि सनी V2 इज बेसिकली ये चैनल बाहर का चैनल है। वो ना वो बनाता है उन, मतलब फेस रिवील वगैरह कुछ नहीं है, वो उन यूट्यूबर्स के ऊपर वीडियोस बनाता है जिन्होंने, मतलब जो ऐसे बेसिकली डॉक्यूमेंट्रीज टाइप नहीं बोलेंगे, डॉक्यूमेंट्री सॉर्ट ऑफ उसका तरीका है बनाने का, लेकिन वो यूट्यूबर्स के ऊपर बनाता है जिन्होंने कुछ गड़बड़े करी हैं, जिनका और उस वजह से उनके डाउनफॉल आया। अच्छा, हाँ, okay. जिनका डाउनफॉल चला गया, मतलब हो गया है। हाँ, जैसे कॉफीजिला हो गया। कॉफीजिला देखा है क्या? नहीं, कॉफीजिला मैंने सुना है, केस स्टडीज टाइप की हो गई ना। हाँ, केस स्टडीज बनाता है वो। तो ये ना बेसिकली क्या है कि बाहर तो बहुत सालों से यूट्यूब, लेकिन इंडिया में क्या अभी इसका बूम आया है पिछले कुछ सालों में, जियो के बाद। पीपल आर जस्ट एक्सप्लोरिंग द पीक राइट नाउ। तो वो क्या है कि उसका किसी का भी ऐसे बहुत गंदा वाला नहीं आया है, पीपल अभी तो ऊपर जाना शुरू हुए ना। हाँ, सही बात है। तो वही तो, मतलब ऐसे डाउनफॉल कैसे आता है कि कोई बहुत गंदा कांड कर दे। मतलब ऐसा नहीं हुआ है कि किसी को बहुत टाइम हो गया यूट्यूब करते कि मैं तो 10-15 सालों से यूट्यूब कर रहा हूँ इतना। एग्जैक्टली। तो वो कोई ऐसे नीचे जाता है तो फिर क्या होता है कि जैसे चैनल भी किसी का
डेड भी होता है तो वो बहुत स्लो डेथ होती है, मतलब धीरे 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 व्यूज गिरने शुरू हो जाते हैं। काफी सारे ऐसे चैनल और- हैं भी अभी। हाँ वो हैं, और वो ऐसा जनरली माना जाता है कि किसी एक यूट्यूब चैनल की लाइफ, एक नॉर्मल यूट्यूब चैनल की लाइफ 3 से 5 साल होती है, हाँ सही बात है। जो एक कंटेंट डिपेंडेंट चैनल नहीं होता है, मतलब जिसका जो चैनल होता है ना, जो जैसे हमारा जो चैनल है, यूट्यूब चैनल है, वो कंटेंट डिपेंडेंट है, हाँ ठीक है, सही बात। तो वो अलग कैटेगरी होती है। जो कंटेंट डिपेंडेंट नहीं होता है, जैसे व्लॉगिंग हो गई, हाँ। और रोस्टिंग हो गई, रोस्टिंग इज ऑल्सो कंटेंट डिपेंडेंट, जैसे व्लॉगिंग हो गई या कोई दूसरी चीजें हो जाती है, राइट, तो वो जिसमें उनकी बेसिकली life आपकी होती है। वैल्यू है, हाँ उनकी सही बात है, जिसमें मतलब बेसिकली generation आपकी change खुद होती की है। होती है, राइट। हाँ, जो आप अपना खुद से अपनी तरफ से आप कंटेंट जनरेट कर रहे हो। हाँ वही, अभी देखो 5 सालों में हर बार जनरेशन चेंज होती है, जो 14 का होगा वो 19 का हो जाएगा, तो इस तरह Exactly, देखना भी exactly. बंद कर देते हैं फिर। एग्जैक्टली तो वही है, हमारे वाले का तब बेसिकली ऐसा रहेगा कि जैसे जब हमारा ये जो जिस कंटेंट पे हम कंटेंट बना रहे हैं, जब वो चला जाएगा तो हमारा भी चला जाएगा, अनलेस एंड अनटिल हम उसको कुछ इनोवेट कर लें। हाँ टाइम पे। तो अगला हमारा क्वेश्चन एक यही है, जैसे कि डाउनफॉल की मैंने बात की, अब मैं बात करूंगा पीक के बारे में। जो पीक जो हम देखते हैं KSI की है, उन लोगों ने कुछ बनाया है, मतलब साथ में वो बैकअप बिल्ड कर रहे हैं। इंडियन यूट्यूब सीन के अंदर मर्ज के अलावा कोई ज्यादा सोच नहीं पा रहा, या फिर यहाँ की मार्केट काफी ज्यादा, मतलब अब हम कह सकते हैं कि इतनी जल्दी प्रोडक्ट्स को एक्सेप्ट नहीं करती है, तो इस वजह से कोई कुछ कर नहीं रहा है। जैसे कि लोगन पॉल KSI ने प्राइम निकाल दिया है, उनकी खुद की मतलब बॉक्सिंग की एजेंसीज हैं, तो ऐसा मैं कुछ इसी बारे इंडिया में बात इंडियन करने यूट्यूब वाला में था कि मतलब जैसे प्राइम की बात हो गई, तो इंडिया में आप प्राइम जैसा कुछ निकाल नहीं सकते, सबसे पहली बात तो, ठीक है। प्राइम निकालोगे किसी को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि इंडिया में आपको कोई आने ही नहीं देगा। कोक इतना बड़ा प्लेयर है, ठीक है, कि वो आपको पैर भी नहीं रखने देगा भाई। क्या बात कर रहे हो आप, एग्जिस्टेंस पे नहीं आएंगे कभी। ये जैसे आप यूएस में कभी देखो, जैसे मेरा भाई जो है वो बहुत इंटरेस्ट रखता है, मतलब ऐसे फूड ब्लॉगिंग और इन सब चीज़ों में। हम लोग जैसे बैठते हैं कुछ खाना वाना खाते हैं, तो टीवी पे हमारे यहाँ पे टाटा स्काई वगैरह नहीं चलता, ठीक है, अच्छा, तो हमारे यहाँ पे मतलब हम ये यूट्यूब ही देखते हैं, स्मार्ट टीवी है तो वो वही लगा देता है, तो हम ऐसे कुछ खाने वाने का देख लिया, तो वो जैसे एक वर्थ इट करके चैनल है, ओके। तो वो ऐसे कुछ कंपेयर करते हैं कि $5 फूड वर्सेस $500 फूड या ऐसा कुछ करके, तो हम लोग ऐसा कुछ मतलब ऐसा कुछ देख लेते हैं। तो मैंने यही चीज़ नोटिस करी कि यूएस में अगर आप देखते हो तो वहाँ पे दे प्रेफर, जैसे वो उन लोग का तो बेसिकली कॉन्सेप्ट है कि हार्ड ड्रिंक्स प्रेफर करते हैं वो, कि बियर हो गई या कुछ, लेकिन उसके अलावा जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स में भी उनकी प्रेफरेंस हमेशा लोकल की होती है, मतलब वहाँ पे बहुत सारे प्लेयर्स हैं अदर देन कोक, पेप्सी, या तो वहाँ पे बहुत रूम ऑलरेडी था कि प्राइम को लॉन्च कर दिया जाए। मतलब उनके पास स्पेस है जिसमें वो घुस सकते हैं। एग्जैक्टली इंडिया में यार बहुत मुश्किल है भाई, वो तो है। अभी शार्क टैंक इंडिया में अपन लोगों ने फिर भी देखा कि कई सारे आने की कोशिश करते हैं लोग, बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज थे फूड को लेके और लोगों ने कोशिश भी करी है, राइट, लेकिन मतलब फिर भी जो बेवरेज वाला डिपार्टमेंट है ना, वो दैट इज वेरी हार्ड टू गेट इनटू। राइट। FMCG तो बहुत मतलब एक ट्रिकी पार्ट है, क्योंकि मैं खुद भी मार्केटिंग फील्ड से हूँ, तो Okay. या तो आपको एक पर्टिकुलर एरिया या फिर रीजन को टारगेट करना पड़ेगा, क्योंकि आप वहीं तक ही पहले वहां से आप ग्रो होगे, तभी आप एक Right. वर्ल्ड मतलब पूरा नेशन वाइड ब्रांड बना सकते हो। इवन इंडिया के अंदर आ रही है प्राइम, ऐसा बोला उन्होंने कि पहले साउथ अफ्रीका जाएंगे फिर इंडिया आ रहा है। लोगन पॉल और KSI ने अनाउंसमेंट की थी, अगर आपने देखा हो तो। मैंने देखा नहीं, पर भाई बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है यहाँ पे भाई मैं बता रहा हूँ, क्योंकि कोक की मार्केटिंग बहुत तगड़ी है भाई, बहुत तगड़ी, बहुत बहुत ज़्यादा। ये तो है। तो वो बिल्कुल भी आसान नहीं है। मोहित भाई अब थोड़ा सा उस पे आते हैं, सुपर हीरो जॉनरा पे। तो जैसे आप हाँ। मुझे पता काफ़ी सिमिलैरिटीज लगती है DC मार्वल और यहाँ AEW, अगर आपने सुनी है कंपनी WWE के। हाँ, मेरे All को Elite बेसिकली Wrestling। देखो रेसलिंग मैं अभी मतलब मैंने कुछ सालों से फॉलो नहीं करी है, लेकिन मेरे को थोड़ा थोड़ा मालूम रहता है कि क्या चल रहा है। जैसे AEW मुझे मालूम है क्योंकि उसमें वो टोनी खान की है, हाँ। और जेरिको है उसमें, CM पंक है उसमें, फिर अभी कोडी रोड्स ने छोड़ के वापस आ गया ना। हाँ, और कोडी रोड्स तो रॉयल रंबल भी जीता ना अभी। राइट राइट। हाँ
राइट तो मैच होने अभी वाला है मेरे को उनका। कोडी रोड्स, एक्चुअली कोडी रोड्स ने स्टार्ट करी थी वो AEW ना। he was मतलब the वो founding figures, one of the founding हाँ, figures. फाउंडिंग उसमें था वो। Right. अब मैं थोड़ी सी गालियाँ खा लेता हूँ इसमें। तो मुझे ना काफ़ी सिमिलरिटी लगती है DC मार्वल और AEW WWE में, क्योंकि जैसे आपके वहाँ पे DC एक मार्वल wannabe है, वैसे ही यहाँ पे AEW WWE wannabe है। और अब ओके, वैसे DC इज नॉट अ मार्वल wannabe, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि DC इज डूइंग इट्स ओन थिंग। DC कॉमिक्स आर वेरी सेपरेट थिंग फ्रॉम मार्वल, दे ऑलवेज हैव बीन। मूवीज में उन्होंने थोड़ा सा कोशिश करी, जैसे एक्वामैन देखते हो, शज़ाम देखते हो, तो वो है, पर मतलब वो उनकी सेपरेट चीज़ें रही हैं हमेशा कॉमिक बुक्स में। तो टू बी ऑनेस्ट मैंने एक्चुअली DC देखा नहीं है, मैंने डार्क नाइट के अलावा कोई मूवी नहीं देखी, मतलब इतना वो नहीं है। मार्वल भी कुछ टाइम पहले देखना चाहिए तुमको। मार्वल कुछ टाइम पहले देखना शुरू किया था, तो अब ऐसा है कि, और ऐसा है कि मार्वल PG, जैसे WWE PG प्रोडक्ट है, वैसे ही मार्वल और DC R-rated, वैसे ही वहाँ AEW भी R-rated TV 14 शोज। अच्छा, AEW में क्या खून वून निकालते हैं क्या पूरा? बहुत ज्यादा, वो बहुत तो ट्रोल भी बहुत होता है उसके लिए, वो कि भाई हर मैच में खून, हर मैच में खून। उसकी ट्रोलिंग भी बहुत रहती है। मैंने एक वो देखा था उनका, वो जो पूरा उन्होंने स्टेडियम में कराया था पूरा, एक वो फुटबॉल स्टेडियम में हुआ था ना उनका AEW का हाँ मतलब कोई पेपर व्यू देखा करवाया उन्होंने। हाँ। अरे काफी टाइम हो गया उसको, वो पेपर व्यू ही था, और वो उसमें वो पूरे स्टेडियम में भाग भाग के मार रहे थे यार एक दूसरे को। वो उधर पता है, आप अगर हाउस शोज भी देखोगे ना, वो हर मैचेस में भाग भाग के मारते हैं, तो डिफरेंशिएट करना मुश्किल है। अरे वो मतलब रिंग विंग नहीं थी उसमें। अच्छा, हाँ, वो फुटबॉल स्टेडियम में अंदर चले गए थे मारते मारते। अरे होगा, हाँ एक्चुअली मुझे भी याद नहीं आ रहा है, पता नहीं। आपको सुपरस्टार याद है कोई, कौन सा था? हाँ, उसमें मल्टीपल सुपरस्टार्स थे। एक तो जेरिको था, स्टिंग वो टीम थी उनकी, जेरिको था, और समझ गया। अच्छा समझ गया मैं। टीम थी, 2 टीम्स थी उनकी। हाँ, वो टीम वाले मैचेस कर रहे होंगे बेसिकली। पता है आपको थोड़ा सा बताता हूँ, डिफरेंशिएशन बताता हूँ। केनी ओमेगा नाम है ना, केनी ओमेगा का, हाँ, एलीट ग्रुप होगा पूरा उनका, और अगेंस्ट जेरिको का ग्रुप। तो जेरिको, तो थोड़ा सा डिफरेंशिएशन बता रहा हूँ। राइट, थोड़ा सा आपको डिफरेंशिएशन बता रहा हूँ WWE में और AEW में। WWE इज फोकसिंग ऑन द स्टोरी लाइन्स एंड द एक्सपीरियंस, ठीक है। AEW का जो मॉडल है कंपनी का, उनका ये है कि उन्हें हार्डकोर रेसलिंग फैंस, जिन्हें ब्लड देखना है, जिन्हें ब्रूटैलिटी देखनी है, तो वो उन ऑडियंस, WWE की रूथलेस अग्रेशन या फिर एटीट्यूड एरा की ऑडियंस को टारगेट करता है। बट दे लैक द मेजर पार्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। जैसे कि आप इसे ये कह सकते हो कि वो बेसिकली आपको दिखाना चाह रहे हैं। कौन करता है? AEW लैक करती है उस चीज में। अभी उसका एक बेसिक एग्जांपल आपको बताता हूँ। AEW क्या, जैसे आपने प्रिडिक्ट किया कि क्रिस जेरिको एंड कोडी रोड्स का मैच है, और आपने प्रिडिक्ट किया कि कोडी जीत रहा है, AEW उसको हैपन करा देगी, कोडी जीत जाएगा। बट ये WWE के केस में वो जेरिको को जिता देगी, ताकि आप अगले शो में आओ। राइट, तो वो एक क्लिफ हैंगर एंडिंग करते हैं, और वो हील को बहुत हेटेड हील बना देती है। इसी बात से एक बात ऐड करना चाहूंगा, आपने एज और लीटा का सेगमेंट देखा है? वो R-rated वाला लाइव सेलिब्रेशन, कैसे भूल सकते हैं भाई। वो तो बचपन मेरा वहां से एक क्वेश्चन था मेरा आपसे कि आपने एट व्हाट पॉइंट, मतलब आपने WWE देखना, मतलब आप दूर हो गए उससे, देखना छूट गया आपसे? देखो एग्जैक्टली मुझे ऐसे तो याद नहीं है, क्योंकि मैंने मतलब जैसे कॉलेज में भी बहुत फॉलो करा मैंने। कॉलेज में भी मेरा रूममेट, लकीली ऐसा होता था कि मेरा रूममेट भी शौकीन था, तो हम लोग ना, जैसे क्या होता था कि पेपर व्यूज जो होते थे ना, तो वो हम लोग जैसे पता लगता था कि यार अभी रॉयल रंबल आ रही है, ठीक है, मतलब ऐसे रॉ स्मैकडाउन तो फॉलो नहीं कर पाते थे क्योंकि टाइम नहीं होता था, लेकिन जैसे पता लगता था कि यार रॉयल रंबल आ रही है, और रॉयल रंबल के लिए मैं बहुत एक्साइटेड रहता हूँ हमेशा। तो यार क्या रॉयल रंबल तो देखनी है भाई। तो पता नहीं, रॉयल रंबल से मेरे को हमेशा फैसिनेशन है कि वो जो रॉयल रंबल मैच होता है स्पेशली। हाँ तो वही ना, मुझे आपसे एक चीज़ से खफा था मैं आपको बताऊं। एक्चुअली आपने ना, पता, रॉक को हॉलीवुड में पकड़ के रखा। हम इतना, पता, रेसलिंग फैंस इतने क्रेजी थे ना कि रॉयल रंबल में रिटर्न करेंगे, वो अपना लास्ट मैच रेसल करने आएंगे रोमन रेंस के अगेंस्ट। बट ब्लैक एडम, पता नहीं क्या मूवीज स्केड्यूल उनका, आए नहीं, मतलब सबका पॉपट हो गया। हमें यूट्यूबर्स को गालियाँ पड़ी, तुम इतना रिटर्न होगा, ये होगा, इतना हाइप करके।
वही नहीं पता है वो नहीं हो पाता, लेकिन पता है तुम एक चीज ये भी सोच के देखो ना, टेक्निकली अगर इसको टेक्निकल ग्राउंड पे सोचो तो रॉक ने लास्ट टाइम कब रेसल किया था? रेसलमेनिया मेरे ख्याल से 32 वो जॉन सीना के साथ फाइट हुई थी, वही था क्या? नहीं, उसके बाद भी हुआ था, बट उसको काउंट तो क्या ही करना, 6 सेकंड्स का मैच था, एक रॉक बॉटम लगा के खत्म कर दिया था। तो हाँ, हाँ मैं वही कह रहा हूँ ना। तो अगर रोमन रेंज के साथ फाइट होती तो वो प्रोबेबली वैसी फाइट होती। हाँ, और वैसा देखना नहीं चाहते लोग। हाँ, तो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ प्रॉपर रेसलिंग मैच, वो आज की डेट में तो रॉक से एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते आप। तो उनका वही था, वही चीजें आ हाँ, रही तो थी रॉक सामने। वही तो बेसिकली रॉक, क्योंकि अब एथलीट नहीं है। रॉक की बॉडी है लेकिन वो एथलीट नहीं है। वही आ रही थी न्यूज में चीजें सामने कि रॉक प्रिपेयर नहीं है उसके लिए। तो फैंस यही बोल रहे थे कि यार वो तो रोज ही वर्कआउट करते हैं, उनको क्या प्रिपेयर होना है। पर इन रिंग वर्क करने में और बॉडी बनाने में मतलब काफी डिफरेंस होता है। एग्जैक्टली। अब जैसे आप फॉर एग्जांपल उनको देख लो, समोआ जो। हाँ, समोआ जो को देख के कोई बोलेगा कि भाई ये बंदा रेसलर है। हाँ? वो तो या फिर वो अपना केविन ओवेंस। सही बात तो है, लेकिन है वो तो है। अच्छा मोहित भाई, एक और चीज़ थी आपसे पूछनी। ये जो आपके 3 वर्जन हम देखते हैं, एक तो आपका वाला, एक बुली मोहित और एक संस्कारी मोहित, तो ये आइडिया आपको मतलब कहाँ से आया? आपने कैसे क्रिएट किए ये? मतलब कमेंट्स में कुछ पढ़ सुना या फिर ऐसे तो आपने सोचा नहीं मैं बनाता हूँ, ये वाले कैरेक्टर्स ही बना देता हूँ? मतलब किस तरह आया ये आइडिया? यार ये बेसिकली मतलब मैं ऐसे बैठ के सोच रहा था, मैंने कहा यार कुछ ये मतलब ऐसा था कि एक कमेंट था जिसमें किसी ने ऐसे बोला था मेरे से कि भाई तू एक काम कर, अपनी भाषा सुधार ले, अच्छा, और बाल थोड़े ठीक कर ले, और मुंह ठीक से शक्ल थोड़ी अच्छी बनाया कर, ये वो। ओके। तो मैंने कहा कि ऐसा करूँगा तो मैं तो ऐसा हो जाऊँगा। हाँ, तो आपने अच्छा, मैंने कहा ठीक है, इफ दिस इज व्हाट यू वांट दिस इज व्हाट यू गेट। हाँ, तो आपने उसका उससे ये वर्जन निकल के आया, तो मतलब ऐसा था। पॉपुलर हो गया वो तो काफी, है ना? हाँ वो पॉपुलर है, बट अगर मैं तुमको उसके एनालिटिक्स दिखाऊंगा तो वो उतना ही ज्यादा अनपॉपुलर भी है। तो अच्छा, जैसे संस्कारी मोहित वाले मेरे जितने भी वीडियोस है तो उसमें मेरे को हेट भी काफी मिलता है। अच्छा। तो हाँ, तो थोड़ा मैं उनको मतलब उतना ही ज़्यादा वो रखना चाहता पसंद करता हूँ कि लिमिटेड यूज़ करता हूँ। मतलब उन वीडियोस पे थोड़ा डिसलाइक भी आता है, तो इसी वजह से उन वीडियोस की जो रीच होती है वो भी काफ़ी लिमिटेड हो जाती है। अच्छा, इस तरह का मतलब तभी आप कैमियो देते हो, ऐसा नहीं कि पूरा एक वीडियो ही उस कैरेक्टर में वही, शूट वही, करनी है। अच्छा वही। अच्छा। तो थोड़ा मैं उसको थोड़ा लिमिटेड ही रखना पसंद करता हूँ, तो मैं इसीलिए काफ़ी टाइम से देखा भी नहीं होगा तुमने। हाँ, तो काफी टाइम हो गया देखे हुए ब्लास्ट मैंने। तो मैं इसीलिए थोड़ा सा कम, और मैं मतलब उनको फोर्स नहीं करना चाहता कि मतलब मेरे को जहाँ लगता है कि हाँ यार इसको थोड़ा ऑर्गेनिक फील हो रहा है तो वहीं पे डालूंगा, ऐसे हर कहीं नहीं रखूंगा। नेक्स्ट पता आपने, अच्छा सच में जब आप देखते थे तो आपके फेवरेट सुपरस्टार कौन थे? मेरे को अंडरटेकर बहुत पसंद था शुरू से। ओके मतलब अंडरटेकर हैज़ ऑलवेज बिन माई फेवरेट। ओके। और मैंने अंडरटेकर की फाइट्स बहुत फॉलो करी है भाई। मतलब जब वो शुरू से अगर आप देखते हो तो मतलब वो पहले वो उस एरा में था ना जब वो मतलब एकदम ऐसे घंटे घंटे बजते थे और एकदम वो बिल्कुल धुआं हुआ निकलता था। मतलब और उस एटीट्यूड era एरा में के आता टाइम था। से बोल रहे हो आप? हाँ, ओह ओके। एटीट्यूड एरा से वो जब एकदम पूरा अंधेरे वंधेरे में आता था, फिर उसके बाद वो अमेरिकन बैडएस वाले पर्सोना में आया। हाँ फिर वो बाइक पे आता था ना जब अमेरिकन हाँ, बैडएस, वो Dead Man डेड मैन Walking। वॉकिंग हाँ। वाले उस पे, और वो पूरा उसका वो पूरा मेरे पास भाई इनके म्यूजिक ट्रैक्स थे सारे के सारे। हाँ बिल्कुल सेम, पता मैं भी डाउनलोड कर MP3 ऑडियो तो रखता था। अरे मेरे पास वो उस टाइम पे कैसेट्स चलती थी। अच्छा। तो मैं मेरे मतलब मैं तो बहुत छोटी सी जगह पे रहता था। तो और मैं मतलब शायद मेरे ख्याल से 5th में था, 5th या 6th में था आई थिंक मैं। अच्छा। और हाँ, तो मैं मेरे को नए नए इंग्लिश गाने सुनने का शौक चढ़ा था, ठीक है। तो मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि मतलब क्या होता है इनका। आई हैड नो आइडिया कि इंग्लिश की लिरिक्स विरिक्स कुछ नहीं पता अपने को। और मेरा एक दोस्त था जिसका कजिन दिल्ली में रहता था। ओके। तो उससे मैं मंगाता था। अच्छा कि भाई यार वो अभी जो नई वाली एल्बम आई होगी ना उसकी कैसेट ले आना।
और वो उसमें अंडरटेकर का सॉन्ग था उस टाइम, रोलिन करके गाना था, तो वो गाया था लिम्ब बिस्किट ने। अच्छा। मेरे को नाम भी याद है, लिम्ब बिस्किट एक बैंड था, उन्होंने परफॉर्म किया था रेसलमेनिया 19 में 19, और इसी गाने पे किया था। अच्छा अच्छा, मतलब लाइव परफॉर्मेंस एंट्रेंस टाइम लाइव परफॉर्मेंस था उनका, और अंडरटेकर आया था, उसकी एंट्री थी। हाँ ठीक है, याद आ गया मेरे को। ठीक है ठीक है। एक्चुअली मैं आपको बताऊं तो जैसे मैं रेसलिंग देखना शुरू किया था 2005 में, मतलब मैं 3 साल का था उस टाइम पे सिर्फ, मतलब एक्चुअली मेरे चाचू और भैया की वजह से। तो ऐसा था कि मेरे को काफ़ी ये तो था शुरू में कि भैया भी देखते हैं, ये भी देखते हैं, मेरे पेरेंट्स भी देख लेते हैं, अब मैं देखता हूँ तो उन्होंने कभी रेसलिंग देखने से मना नहीं किया मुझे कि चलो एक चीज़ पसंद है तो देख ले, ठीक है। और काफ़ी फॉलो की है पहले से ही। और अब तो 17-18 साल हो गए। 10th तक तो मेरे पास दोस्त भी थे जो देखते थे, लेकिन बाद में जैसे ही उनको वो पता चला ना कि स्क्रिप्टेड ये वो, तो पता स्क्रिप्टेड जैसे ही सुनते हैं लोग ना, तो उन्हें लगता है कि ये तो फर्जी है भाई, ये तो बेवकूफ़ बना रहे हैं। हाँ वो तो होता ही है, वो तो होता ही है। हाँ तो छोड़ देते हैं। अभी भी काफ़ी कमेंट्स आते हैं मुझे कि ये तो फेक है यार, अभी भी WWE कर रहा है, WWE तो बच्चे देखते हैं, बट वही यार, वो बहुत वो भाई, वो टैबू जो है ना, उस चीज़ से कभी अपन बाहर नहीं निकल सकते, ठीक है। हाँ वही ना, मतलब उनको कौन समझाए, जैसे कि ये सिनेमा की तरह ही है। अभी मूवी भी तो एंटरटेनमेंट के लिए देखते हो ना आप। हाँ वही चीज़ है, वो भी पता है उनको कि रियल थोड़ी ना है ये। वही, इसमें भी कैरेक्टर्स है, वहाँ पे भी कैरेक्टर्स है। एंड इवन पता है क्या होता है कि जो WWE है, इट इज़ अ स्पॉट ऑफ फ्रॉम द फ्यूचर। तो बेसिकली अभी जितनी भी फाइट्स होती है, अगर हम रियल बॉक्सिंग भी देखें, हम यूट्यूब बॉक्सिंग भी देखें, एंड इवन मोहम्मद अली के टाइम पे मोहम्मद अली जो थे वो एक करेक्टर प्ले करते थे। कॉनर मैकग्रेगर एक करेक्टर प्ले करता है। कॉनर मैकग्रेगर का तो पूरा कैरेक्टर है भाई वो, राइट। एंड उसी से ही वो रिचेस्ट स्पोर्ट्समैन बन गया, पता है आपको? हाँ तो वही तो, दैट इज व्हाट सेल्स ब्रो, दैट इज व्हाट सेल्स, राइट। और ये चीज़ विंस मैकमैन ने 80s में 90s में सोच ली थी कि भाई इस तरह ये चीज़ पुल ऑफ की जा सकती है, और तभी आज कहाँ पे है WWE। एग्जैक्टली। एंड इसे तो तभी फ्यूचर का स्पॉट है यार, और बहुत एंटरटेनिंग स्पॉट। हाँ मतलब वही मैं बोल रहा हूँ ना कि मतलब एंटरटेनमेंट तो वो है ही, और उसका पता है, देखो उसकी कोई एज नहीं होती। मैं तो ये कि मैं मतलब फॉलो नहीं कर पाता हूँ, बिकॉज फ्रैंकली स्पीकिंग मैं मतलब इसके साथ में क्या होता है ना कि देखो आपको कैचअप करना बहुत ज़रूरी है। हाँ अगर आप इफ़ यू आर नॉट कॉट अप टू इट, आपको नहीं पता होगा कि क्या चल रहा है और ये रेसलर कौन है। राइट। तो आप जब तक आप उसमें ऐसे, रेसलिंग इज व्हाट यू आर, जब तक आप उसमें ना इमोशनली इन्वेस्टेड नहीं हो ना, हाँ तब तक वो हिट नहीं करता। आपको घंटा मजा नहीं आएगा आपको। वो तो है, ये वीकली एपिसोड्स हैं और आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे, ये एक पूरा इसका रूटीन फॉलो करना पड़ेगा, तो वो बहुत हार्ड है फॉलो करने के लिए। बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है। अच्छा अभी जैसे नए मोहित भाई ने बताया कि एटीट्यूड एरा से भी देखा है, तो मोहित भाई आपने फिर स्कूल में सकेट किया है कभी? बहुत किया भाई, बहुत। अरे हम स्कूल में भाई सकेट वकेट तो बहुत छोटी बात है। अरे इतने स्पीयर मारे भाई हमने एक दूसरे को स्कूल में, भयंकर। और खूब रेसलिंग करी भाई हमने। अरे बहुत गंदी। हम पता है मतलब बैक बेंच पे बैठे हुए हैं और क्लास में आगे मैम पढ़ा रही हैं। मतलब मैं एवरेज स्टूडेंट था और मतलब मैथ्स वैथ्स में फेल हो जाता था, पर मतलब बाकी चीज़ों में अच्छे मार्क्स आते थे। तो आगे वाले आगे पढ़ रहे हैं और मतलब 5th-6 की बात है ये। अच्छा। और हाँ, और छोटे भी हो सकते हैं। और आगे टीचर पढ़ा रही है और भाई पीछे वाली बेंच पे मेरा दोस्त मेरे घर पे तब 10 स्पोर्ट्स नहीं आता था। 10 स्पोर्ट्स पे आती थी रेसलिंग। हाँ पहले स्पोर्ट्स पे आती थी। तो 10 स्पोर्ट्स मेरे घर पे नहीं आता था। अच्छा। तो आगे मैम पढ़ा रही हैं और ना मेरा दोस्त पीछे कॉपी पेन से मेरे को एलिमिनेशन चेम्बर समझा रहा है, ठीक है। तब पहला एलिमिनेशन चेम्बर हुआ था। अच्छा, शॉन जिसमें जीते थे। शॉन माइकल जीता था, और उससे पहले एरिक बिशॉफ ने आके एलिमिनेशन चेम्बर, व्हाट एक्चुअली एलिमिनेशन चेम्बर इज, इंट्रोड्यूस किया, वो एक्सप्लेन किया था रॉ में, ठीक है। तो उसने पूरा एक स्लेज हैमर लेके आया था, वो स्लेज हैमर, और उसने सारे वैसे ग्लास पे मार के दिखाया था, और पूरा कि ये होता है, ये पूरी चेन से बना हुआ है और ये वो। तो भाई मेरा दोस्त मेरे को ऐसे कॉपी पेन लेके पूरा देखिए रिंग, ठीक है, ये 3 रस्सियां रिंग की, उसके साइड में ये ऐसे चेम्बर, ये उसके साइड में ये पूरे सरिये लगे हुए हैं, ठीक है, फिर ये चेन,
फिर ये इधर चेम्बर, फिर ये चेन, मैं देख रहा हूँ भाई, मेरा ओ भाई। माइंड ब्लोन। मैंने कहा अच्छा भाई ये आ रहा यार। है, ओ भाई। और वो दूसरे शहर में रहता, मतलब हमारा स्कूल जो था वो दूसरे शहर में था, मतलब वी हैड टू ट्रैवल फॉर 15 किलोमीटर्स ओके। बस से। और फिर वो मैं सोच रहा हूँ यार भाई मैं इसके मजा घर चला जाएगा। जाऊँ क्या, और मैं 4th क्लास का बच्चा, मेरे घर वाले इतनी दूर जाने भी नहीं देंगे मेरे को। मैंने कहा और भाई मैं तो पागल ही हो जाऊंगा, और मतलब मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा है। यही और वो craze- मेरे को बता रहा है और बोले ये पूरा पूरा बोले कि ये ग्लास और हैमर मार के दिखा रहा है। हाँ। मैंने कहा यार भाई। और फिर वो संडे निकल गया, और फिर वो अगले दिन मंडे को मेरे को पूरा बता रहा है कि देख, और हमारे क्लास के पूरे 7 पीरियड 8 पीरियड थे, वो पूरा उसमें बात करते थे। एलिमिनेशन चेम्बर का एक मैच निकालने में ही निकाल दिया उसने ओ भाई। पूरा। कि भाई बोले वो देख पहले क्या हुआ कि ये फाइट, और कहाँ से शुरू करी उसने, मतलब WWE की स्पेशल हो रही है पेपर व्यू, हाँ। तो उसने एलिमिनेशन चेम्बर तो मतलब लास्ट पीरियड में सुनाना शुरू किया मेरे को। मैच आखिरी के 2 पीरियड में सुनाया जा रहा है, पहले तो दूसरे मैच सुनाए जाएंगे ना हाँ हाँ पेपर व्यू के, जो पहले के मैचेस हैं। हाँ। फर्स्ट मैच, फर्स्ट फाइट एक पीरियड में, फिर दूसरी, फिर तीसरी, वो और मतलब कहानी के जैसे सुनाई जा रही है कि मतलब अबे फिर उसने उसको मारा, फिर ये हो गया। आप भी पम्प्ड अप हो गए भाई, बस जीतने वाला ये वो, इतने और इतने में क्या हुआ, क्या हुआ, वो इंटरफेयर कर वो दिया। आ गया, हाँ। अबे यार शिट। भाई मतलब ऐसे बिल्कुल भाई इमोशनली इन्वेस्टेड हो आप, मतलब देखी नहीं मैंने पहली एलिमिनेशन चेम्बर, लेकिन मैंने सुनी है उसके मुंह से। ये हम Experience रिलेट कर कर पा रहे सकते हो हैं, रिलेट कर सकते हैं हम हाँ आपसे। भाई, तो मतलब ये था। और फिर वो बता रहा है कि भाई वो केन आया, केन ने उठा करके जेरिको को फेंका, तो पूरा का पूरा चेम्बर का ग्लास फोड़ दिया। हाँ हाँ और मैंने कहा भाई यार, बोले आरवीडी पूरा चढ़ गया उसके ऊपर, ग्लास के ऊपर, वो कूदा, ट्रिपल एच के गले पे घुट्टा मार दिया उसने। हाँ, इंजर्ड कर दिया था, क्या सच में बात इंजर्ड कर कर रहा दिया है। था। हाँ मैंने कहा, भाई यार। अनफॉर्चुनेटली मोहित भाई, अब आज के टाइम पे उन्होंने एलिमिनेशन चेम्बर का स्ट्रक्चर बिल्कुल तो नहीं, मतलब चेंज कर दिए, काफी मैट्स रख दिए हैं, हाइट थोड़ी बढ़ा दी है वैसे थोड़ी, मतलब पर ऐसा है कि थोड़ा पीजी वर्जन कर दिया है, तो वो मजा हाँ, नहीं आता, तो मेरे को पता वो है। फील नहीं आती। वो ब्रूटल नहीं लगता, वो ब्रूटल हाँ। नहीं लग रहा उतना जितना पहले हाँ brutal वो लगता पूरा था। ब्रुटैलिटी खत्म हो गई है। वही अब वो ग्लास वैसे टेम्पलेट आपका- जैसी जो होती थी, अब वो प्लास्टिक वाली कर दिया उन्होंने वहां पे, तोड़ते हुए तो लगता है प्लास्टिक टूट गया तो क्या हो गया। अब यार पता है, मतलब मेरे लिए पता है, मेरे लिए रेसलिंग ना वही है जो मैं तुमको बता रहा हूँ ना, दैट इज रेसलिंग फॉर मी। राइट। तो ये मेरे लिए मतलब जब रेसलिंग की बात निकलती है ना, तो जैसे मैं क्या है ना, अगर मेरे को आज भी बोलेगा ना कोई रेसलिंग देखने के लिए, मेरे पास सोनी लिव का सब्सक्रिप्शन है, पता है तुम्हें। और जैसे मेरे को कभी देखना होता है ना कि मतलब अभी कुछ बोर हो रहा हूँ या कुछ मेरे को टाइम पास करना है, जैसे मेरे को अपने वीडियो की एडिटिंग करनी होती है, हाँ तो मैं कई बार जैसे मैकबुक पे खोल लेता हूँ सोनी लिव, और मैं पुराने जैसे कोई अच्छे मैचेस होते हैं ना, तो मैं लगा लेता हूँ कई बार। ओके तो आपको हाँ, थोड़े और मैं suggestion देख लेता देते हूँ। हैं। एक आध सजेशन हाँ। मैं देना चाहूंगा जो आप देखो, क्योंकि अगर आपको देखना है, एक मैच मैं आपको सजेस्ट करूंगा, लोगन पॉल वर्सेस रोमन रेंस का एक मैच हुआ था क्राउन ज्यूल में, ओके। क्राउन ज्यूल में तो वो देखना। तो लोगन पॉल अच्छा था? रेसलिंग के अंदर भयंकर मैच था, आप देखना, मजा आएगा आपको देखने में। लोगन और पॉल एक ऑफिशियल match- WWE सुपरस्टार है मोहित भैया, अब ऑफिशियल। हाँ मैंने देखा, मैंने अभी रॉयल रंबल में देखा, वो अच्छा मोमेंट था यार, वो बहुत सही, लोगन पॉल और रिकोशे वाला। हाँ हाँ बहुत सही था। दैट वाज गुड। ऑसम भाई, ऑसम। Nice. एक आप देखना, ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस समर स्लैम का मैच है, वैसे तो देखा हाँ होगा ट्रैक्टर वाला अगर आपने क्लिप्स ट्रैक्टर देखी हो, वाला। अच्छा नहीं मैंने नहीं देखा। वो Tractor- देखो भाई, वो मजा वो आ देखोगे जाएगा। तो ब्रॉक आप लेसनर कैसा, अभी ब्रॉक लेसनर कैसा कर रहा है? गुड। लेसनर का डाउनफॉल आ गया अब। अभी डाउन, ओ अब वो वो ओवर हार कर रहा रहे है। हैं बाकी सुपरस्टार्स को, मतलब अब जैसे एज फैक्टर होता है ना, जैसे अच्छा। हाँ वो वाला टाइम आ गया उनका, मतलब है तो Torch 20 वो मॉड एक्चुअली में। होना था ना, वो एक्चुअली ऑब्वियस था, राइट। हाँ अंडरटेकर ने ब्रॉक लेसनर को पास ऑन किया, अब ब्रॉक लेसनर भाई वो पास ऑन बाकी कर देगा super- आगे रोमन रेंस को किया उसने, और अब बाकी रेसलर्स लाइक बॉबी लैशली वापस आ गए रेसलिंग के अंदर, पहले चले गए अच्छा। WWE से, तो बॉबी चला लैशली गया था? हाँ चला गया था वो एक्चुअली, बॉबी एंड ब्रॉक आगे पीछे ही गए थे क्योंकि दोनों को MMA के अंदर जाना था दोनों। नहीं बॉबी लैशली तो काफी टाइम पहले आ गया था, वो तो मैंने देखा था। बॉबी लैशली और ब्रॉक लेसनर का काफी लंबे टाइम तक फ्यूड चल रहा था ना। अभी चालू हुआ है उनका, अभी basically चालू लास्ट तो ईयर अभी हुआ था,
लास्ट ईयर चालू हुआ था अभी हाँ लास्ट ईयर मैंने इतना तो फॉलो किया है कि मतलब उनका चल रहा था बीच बीच में, मैं मतलब ऐसे मैं क्लिप्स मिल जाती है ना, जैसे इंस्टाग्राम पे पेज वगैरह फॉलो करे हुए हैं। हाँ अनफॉर्चुनेटली clips तीनों मैच दिख बेकार गए, 3 की 4 मैच तीनों बेकार गए, मतलब वो मजा नहीं। तीनों तो बकवास रहे। मतलब ये हो सकता है कि थोड़ा अनपॉपुलर ओपिनियन हो, मेरे को शुरू से पता था कि ब्रॉक लेसनर और बॉबी लैशली का मैच कभी अच्छा हो नहीं सकता। ऑन पेपर इट इज अ वेरी गुड आइडिया, लेकिन वो दोनों इतने अच्छे रेसलर्स हैं नहीं। ब्रॉक लेसनर अपने पीक टाइम पे अच्छा रेसलर था। हाँ अभी देखा जाए तो सुप्लेक्सेस और F5s अगर वैसे देखे तो हाँ बस उसके पास वही मूव्स है ना। हाँ वो बेसिकली दोनों पावर हाउस है, उन दोनों का हाँ, वो power yes. house wrestling है, उनसे तो हम वो टेक्निकल ज्यादा- रेसलिंग एक्सपेक्ट नहीं कर Right. सकते जैसे। हाँ Right. एग्जैक्टली तो वो है उनकी थोड़ी ओल्ड स्कूल रेसलिंग है, ओल्ड स्कूल रेसलिंग का। हाँ मतलब ओल्ड स्कूल के जैसे ब्रॉक लेसनर के पास मूव्स तो है नहीं, तो वो वहां फंस जाता है। और बेसिकली रेसलिंग के अंदर पेयरिंग जो होती है ना राइवलरी में, वो होनी चाहिए पावर हाउस के अगेंस्ट हाई फ्लायर, तो वो मैच देखने में ना एक्साइटमेंट रहती है। जो मैं आपको मैच हाँ बता थोड़ा रहा सा हूँ, ये होता है। राइट राइट जैसे हमारा वो मैच हो गया, राइट, लोगन पॉल वर्सेस रोमन रेंस, उसमें लोगन पॉल काफी टेक्निकली लड़ा है एंड हमारा जो रोमन है वो पावर हाउस है ही, तो मजा आएगा आपको। और बट currently- दो पावर हाउस की, हाँ एक लास्ट सजेशन देना चाहूंगा, दो पावर हाउस की लड़ाई देखनी है तो एक बार आप देखना गंथर वर्सेस शेमस क्लैश एट द कैसल। हाँ भैया ओके वो देखना। वो आपको पागल कर देगी, वो आपके मतलब गूज़बम्स आ जाएंगे उस मैच को देख के कि दो पावर हाउस इतना खतरनाक मैच कैसे देख सकते हैं, जो नेचुरल ब्रूजेस थे उनकी बॉडी पे। और ऐसा नहीं कि कोई वेपन्स यूज किए या फिर कुछ, नॉर्मल रेसलिंग में। शीमस को तो बहुत जल्दी पड़ते हैं भाई, शीमस पे तो एक तो वाइट है ना पूरा, 10 मिनट लड़ाने की लाल पड़ जाता है पूरा। हाँ मतलब शेमस का मोमेंटम नहीं था, शेमस का कैरेक्टर डेड हो चुका था, बट उस मैच के बाद शेमस का जो ग्राफ उठा, रिवाइव। शीमस का भी टाइम हो गया वैसे, मैं यही सोच रहा था। लगभग kind of. तो हो ही गया है, खैर। हाँ शीमस को भी काफी, लेकिन शीमस बहुत सालों से लड़ रहा है भाई, बहुत टाइम हो गया उसको। एक्चुअली इनके लिए 10-10 साल तो कुछ होते ही नहीं है, ये तो ऐसे निकाल देते हैं। हाँ मतलब आप अपनी बॉडी मेंटेन करके रखो, हाँ बस और- अपनी फिजिक मेंटेन करके रखो। और करंटली मोहित भैया रोमन रेंस इज डोमिनेटिंग दिस इंडस्ट्री, ना सिर्फ WWE, पूरी प्रो रेसलिंग इंडस्ट्री के टॉप पे जो है। रोमन रेंस को जहां तक मुझे पता है, रोमन रेंस को बहुत ज्यादा पुश किया गया है आई थिंक, बहुत ज्यादा, और इसकी वजह से रोमन उन्हें रेंस- बहुत हेट में मिली है स्टार्टिंग टाइम में, जब हाँ उनका बिग रोमन डॉग रेंस कैरेक्टर था। आई थिंक एक टाइम था जब रोमन रेंस वाज नॉट डूइंग सो वेल, राइट, हाँ तो लेकिन दे केप्ट पुशिंग हिम, दे केप्ट, उसके ऊपर उन्होंने भरोसा रखा कि नहीं कर तू कर लेगा ऐसे करके, तो फाइनली आई एम ग्लैड ही डिड इट। हाँ फाइनली अभी वो हील है, आपको पता है ना, हील फेस वाला। हाँ अब भाई इतना आइडिया है मेरे को। तो वो अभी हील है, और एक कंप्लीटली मतलब खतरनाक वाले हील है, जैसे टॉप पे। हाँ वो ट्राइब वाला चल रहा है ना उसका, ट्राइबल चीफ वाला ट्राइबल character चल रहा है। ट्राइबल चीफ वाला gimmick चल रहा है। ट्राइबल चीफ वाला, वो मैंने अभी थोड़ा सा देखा था, वो अभी ऊसोस में से भी किसी ने एक छोड़ दिया गया उसको, रॉयल रंबल में कुछ हुआ था ना मैटर। हाँ बैक टुगेदर, बट अब आ गए। अच्छा वापस हो गया सेम क्या? पेज पे आ गए। हाँ अच्छा आपको अभी थोड़ा सा तुमको क्या लगता है कि backstory- कौन उसको वो डिफाई कर पाएगा? अभी कोडी रोड्स का तो है ही, मैच हो रहा है रेसलमेनिया में, वो जीते हैं ना, रॉयल रंबल जीते हैं। तो लग रहा है क्या कि कर देगा वो? बहुत बैटिंग ऑड्स में फेवरेट हैं फिलहाल तो कोडी रोड्स डिफीट करने के लिए, बट एक्चुअली डू यू थिंक कि ही इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू डिफीट द इंटायर ट्राइब, अब और जो इस पे- पूरा को उन्होंने पूरा ऑरा बनाया हुआ है ट्राइब का, उसको द आइडिया ऑफ द ट्राइब? एक्चुअली ना यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं मोहित भैया। एक्चुअली 2 साल हो गए चैंपियन बने रोमन को, डबल चैंपियनशिप उनके पास है, एक पार्ट टाइमर बन चुके हैं, वो कभी कभी आते हैं, शोज मिस करते हैं, तो ऐसा कि अब यूएसए ऐसा भी करता है? हाँ यूएसए नेटवर्क की तरफ से भी काफी प्रेशर है कि हमारे ब्रांड पे भी चैंपियनशिप लाओ रॉ के ऊपर, क्योंकि स्मैकडाउन के सुपरस्टार है रोमन रेंस, तो काफी सारे फैक्टर्स अच्छा। हैं, तो एक तो चैंपियनशिप अभी का जैसे drop- रोमन रेंस और कोडी रोड्स की फाइट है, ठीक है? हाँ तो इसमें मेरे को आइडिया नहीं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। तो जैसे रोमन रेंस, इफ रोमन रेंस लूजेस, तो विल ही लूज बोथ द चैंपियनशिप Yes, yes. और वन ऑफ देम? यस बोथ द चैंपियनशिप ऑन द लाइन, तो दोनों चैंपियनशिप्स हैं, बट स्टोरी वाइज अगर कुछ ओके। हाँ अच्छा मैं थोड़ा आपको बैक स्टोरी बता देता हूँ क्या हुआ था। बेसिकली रोमन का बिग डॉग वाला कैरेक्टर था जो पैंडेमिक से पहले वो चले गए, तो राइट सडनली हाँ, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस कि मतलब हुआ कैसे ट्राइबल तो चीफ वाला? तो मैं आपको बताता हूँ इवोल्यूशन कहाँ से हुआ। मैच चल रहा था, फील्ड नाम का एक ब्रे वाइट का कैरेक्टर था। हाँ वो, हाँ उसका भी क्या हुआ यार, वो भी कहाँ गया?
उसके बारे में भी बताऊंगा, बहुत फैसिनेटिंग स्टोरी है वो, जैब को सुनाएगा पूरी। तो वो उस टाइम पे फील्ड चैंपियन हुआ करता था, मतलब स्मैकडाउन ब्रांड जो है वो फॉक्स नेटवर्क पे आती है और जो रॉ है वो यूएसए नेटवर्क पे आती है, तो दोनों के नेटवर्क्स अलग है। ओके तो दोनों जो ब्रांड्स हैं सेपरेटेड है, दोनों की कमिटमेंट्स अलग है अपने अपने पर्टिकुलर। जो जय ये बात बोल रहा था ना कि यूएसए नेटवर्क प्रेशर बना रहा है रॉ पे, तो इस वजह से बना रहा है कि हमें भी हमारा एक चैंपियन चाहिए, क्योंकि फिर मजा नहीं आ रहा हमें। राइट, तो ये वाली चीज है। तो फिर अचानक से पे बैक पेपर व्यू चल रहा था, रोमन रेंज आता है पॉल हेमन के साथ, एंड पॉल हेमन वाज मैनेजर ऑफ ब्रॉक लेसनर। तो अचानक से बहुत बड़ा शॉकर तो पहले यही था कि हेमन कैसे निकल के आ रहा है, और हेमन को अगर आप जानते हो तो मैनेजर में वो भाई टॉप लेवल का मैनेजर, सबसे टॉप लेवल का आदमी है। तो वो निकल के आया, रोमन ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, मैच में गया, हराया, पिन किया, एंड ही वाज द चैंपियन। राइट, उनका नया गिमिक आया, आई एम द ट्राइबल चीफ, क्योंकि वो समोवन डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, रॉक के भाई हैं, द रॉक के ब्रदर, कजन ब्रदर रियल लाइफ। राइट, तो उनका करेक्टर चालू यहाँ से हुआ कि उनके ब्रदर हैं जो ऊसोस, जो वो भी उनके ब्रदर हैं, तो ऊसोस में से रिकी के वो है ना, बेटे हैं। तो जे ऊसो ने नंबर 1 कंटेंडरशिप मैच जीत लिया था, एंड ही वाज द वन हु वाज गोइंग टू चैलेंज रोमन रेंज फॉर हिज यूनिवर्सल टाइटल, बिकॉज उनका भाई इंजर्ड था, तो वो एक सोलो रेसलर के रूप में उभर के आए। तो इनके घर वाली जो लड़ाई होती है ना, ब्रदर वर्सेस ब्रदर, एक राइवलरी, बहुत ब्यूटीफुल राइवलरी बिल्ड की गई, एंड एंड में कंक्लूजन ये निकला दैट रोमन रेंज इज नाउ द चीफ ऑफ हिज ट्राइब, और वो ट्राइब को लीड करेंगे, जैसे कि जंगल किंग में नहीं हुआ था, जंगल किंग में नहीं हुआ था कि भाई एक सरदार होगा, उसके पीछे सब होंगे। तो बेसिकली उन्होंने डिथ्रोन कर दिया हर एक ट्राइबल चीफ को, एंड वो खुद ट्राइबल चीफ की उन्होंने गद्दी पहन लिया, खुद बैड गाय। ओके, उसके बाद उन्होंने हंट बहुत जॉन सीना को हराया, उसके बाद उनकी सो ऑन लिस्ट चलती रही, फिर ब्रॉक लेसनर को उन्होंने हराया, गोल्डबर्ग को हराया, फिर वो लाइन चलती रही, एंड इवेंचुअली उनके साथ उनकी फैमिली का एक फैक्शन बनता गया। जिमी ऊसो वापस आए, जिमी ऊसो उनके साथ हो गए। इनका एक और ब्रदर है सोलो नाम का, आपको पता नहीं होगा, ऊसोस का एक और रियल ब्रदर है सोलो सिकोआ, काफी बढ़िया कैरेक्टर है, वो उनके साथ जुड़ा, एंड एक आउटसाइडर भी उनके साथ जुड़ा। लाइक सपोज करो एक ग्रुप है, मतलब लॉन्डो का बहुत बड़ा ग्रुप है, उसके अंदर एक वॉना भी आ जाए कि मैं भी तुम्हारे ग्रुप में आना चाहता हूँ, एक फनी गाय होता है ना करेक्टर टाइप का, वैसे एक करेक्टर आया सेमी जेन नाम का। सेमी जेन पता है ना मुझे, सेमी जेन और केविन ओवेंस, राइट, उनकी टीम थी इनकी, टीम थी। तो सेमी जेन ने एंटर किया इनकी टीम के अंदर, एंड सेमी वॉज, मतलब सेमी ने एक तरीके से मैं आपको बताऊं तो ब्लड लाइन को रिवाइवल दिया। ब्लड लाइन से इसका बहुत टाइम, इसकी वो चल रही थी ना, फ्यूड चल रहा था रोमन रेंज और केविन ओवेंस का, तो सेमी जेन वाज ट्राइंग टू ये केविन ओवेंस को कर रहा था वो। राइट, बेसिकली हुआ ये था, तो रोमन ने बोला अगर तुझे अपनी लॉयल्टी प्रूव करने की, तू सच में ब्लड लाइन का सपोर्टर है, तो तुझे केविन को बिट्रे करना पड़ेगा। तो रॉयल रंबल में कुछ ऐसा इवेंट था जब केविन हार गया था, तो केविन को वो मारने की कोशिश कर रहे थे, तो उन्होंने सैमी को कहा कि तू मार। सैमी का दिल पिघल गया और उन्होंने उल्टा टर्न कर दिया रोमन के ऊपर, एंड लिटरली मैन, ये एलिमिनेशन चेंबर का मैच इज मस्ट वॉच। सेमी जेन वर्सेस रोमन रेंज, अ हेल ऑफ अ मैच। ऐसा मैच आपने लाइफ में नहीं देखा होगा, मतलब दैट मैच वाज अ प्योर सिनेमा, पूरा खतरनाक प्योर सिनेमा मैन। मतलब जो इमोशंस थे, लिटरली पता है आपको, मैं कभी भी, यूजुअली ऐसा नहीं होता, मेरी आंखों में टीयर्स थे ऑफ जॉय एंड स्पाइन तक, ऐसे अभी भी बात कर रहा हूँ तो गूज़बम्स आ रहे हैं। आप वो मूवमेंट जरूर देखना जब सेमी जेन, एक होता है ना ऑब्वियसनेस, जैसे डैनियल ब्रायन की एक राइवलरी थी, वैसा वाला फीलिंग आ रहा था, और डैनियल ब्रायन से कंपेयर किया जा रहा था सैमी को, बट सैमी को अनफॉर्चुनेटली ये लोग नहीं बना रहे चैंपियन, क्योंकि वो सीरियन है, अगर आपको पता हो तो। क्या है? सीरिया से बिलोंग करता है। अच्छा। WWE के मेन इन्वेस्टर्स हैं दुबई से, तो दुबई वालों ने बैन कर रखा है सीरियंस को, तो इस चक्कर में वो उनको नहीं बना रहे, नहीं तो कोडी की जगह वो खड़े होते अभी, और वही रोमन को डिथ्रोन कर रहे होते। भाई तो मोमेंट हो जाता वो, सैमी जेन बहुत हारा, फिर उसके बाद रॉयल रंबल जीतता, और फिर वो पूरा और क्या वो मतलब आर्क होता है ना, एक सुपर हीरो आर्क जिसको कहते हैं, तो वो दैट वुड हैव बीन लाइक सो गुड। सैमी जेन अभी चैंपियन सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि अभी रोमन रेंज चैंपियन है। अगर कोई भी और चैंपियन होता है इस टाइम पे तो शायद आज सैमी जेन के पास मोमेंट होता। सैमी जेन चैंपियन होता नहीं, पर जैसे एक वो रहता है ना कि जैसे मतलब वो पहले वहाँ उसको ज्वाइन करने की कोशिश करी सैमी जेन ने, फिर वो वहाँ पे उसको मारा, उन्होंने मार के भगा दिया, फिर वो एलिमिनेशन चेम्बर में उनकी फाइट हुई, फिर वो फाइट में हारा, वो बहुत अच्छा मैच करने के बाद भी, फिर वहां से भी हार के, और बिल्कुल वो होता है ना एकदम बिल्कुल लोएस्ट बॉटम हिट किया उसने, फिर वो रॉयल रंबल में आया, रॉयल रंबल जीता,
फिर वहां से उसने फिर चैलेंज किया, फिर उसके बाद रेसलमेनिया मोमेंट, और वो रेसलमेनिया में जो जीतने की वो ग्लोरी होती है ना, वो तो है, वो तो है। वो- आप वो बहुत moment होता आप है अभी ना, बहुत सही टाइम पे आए हो, क्योंकि अभी करंटली रेसलमेनिया सीजन चल रहा है, आपको पता है रेसलमेनिया 39 आने वाली है, और मतलब इस टाइम तो हाइप ऐसी होती है कि फैंस की क्या ही बोले। मतलब कोडी रोड्स इज गुड। जैसे मैंने कोडी रोड्स को फॉलो नहीं किया बहुत ज़्यादा, लेकिन मतलब जैसे सेमी जेन के साथ में हिस्ट्री है ना, हाँ एग्जैक्टली, वो मजा नहीं दे इट वुड हैव बीन लाइक सो परफेक्ट राइट नाउ, राइट। समझ रहे हो? और मैं आपको रॉक की उससे बताता हूँ कि रॉक का कैसे था। तो जैसे रोमन रेंस को खुद को ट्राइबल चीफ बोलते हैं, ठीक है, तो ऐसा है कि अब वो पूरी ट्राइब जितने भी उनके आए हैं आज तक, वो सबके ऊपर रख रहे हैं खुद को, बट देर इज रॉक आता तो देर इज हाँ एक है ऐसा बंदा जो कि उनसे भी ऊपर है, चाहे वो हॉलीवुड हो, रेसलिंग हो। तो द रॉक अगर आते तो स्टोरी ऑलरेडी बनी हुई थी, रॉयल रंबल में रिटर्न करते, पर वो मैच नहीं हो पाता Actually- समझ नहीं रहे हो वो। हाँ मतलब मैं समझ रहा हूँ, बट स्टोरी वाइज इस तरह फैंस की परसेप्शन थी कि वो ऐसा वो हो सकता अच्छा है, वो आप जो बोल रहे हैं वो देखने में सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन लॉजिकल नहीं है। क्योंकि वही जैसे बात की हमने कि पर अभी रेसलिंग करना काफ़ी, इन रिंग वर्क करना काफ़ी मुश्किल है, बट ऑल मतलब सभी फैंस चाहते थे कि लास्ट मैच हो तो इन्हीं के साथ हो, और अभी भी नए दौर में थ्योरी बना रहे हैं। आपने देखा हो शायद, जैसे मिज और जॉन सीना का मैच हुआ था रेसलमेनिया 27 में, रॉक ने इंटरफेयर किया था, और रॉक और जॉन सीना का सेटअप हो गया था रेसलमेनिया 28 के लिए। 28 के लिए वैसे ही हम सोच रहे हैं, क्या पता, जैसे हम बोल रहे हैं ना कि दोनों चैंपियनशिप नहीं जानी चाहिए रोमन के पास से, तो कुछ ऐसा हो कोई जाए। मूवी आ रही है अभी? शायद नहीं, शायद पता नहीं। मोहित भैया, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ ये कैसे सेंस बनाएगा। एक्चुअली वो कुछ ऐसा रहा है अभी कि रॉक का एंड रोमन का मैच पास्ट आप बोल सकते हो 7-8 साल से कोशिश कर रहे हैं WWE वाले कि हाँ। करा सके। अभी ट्राइबल चीफ गिमिक इज ऑन द टॉप ऑफ हिज माउंटेन, जहाँ पे उसे कोई हरा नहीं सकता, ठीक है। और ये चीज चालू हुई थी इन्हीं के फैमिली मेंबर से। अब सर्कल कंप्लीट होना चाहिए, एंड कोई करना चाहिए इन्हीं की फैमिली का। तो ऐसा होता है ना, जंगल में पुराना Makes शेर sense. वापस आ जाता है। मेक सेंस, इट मेक Right. सेंस। तो पुराना शेर वापस आएगा और बोलेगा बेटा तू खुद को ट्राइबल चीफ कहता है, वो जो तेरा हाँ। जो तू और इसीलिए घूम रहा है ना, वही तो, तेरा इसीलिए मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि अगर कोडी रोड्स, इफ कोडी रोड्स कम्स एंड डिफीट्स रोमन रेंस, हाँ तो वो समझ वो गए। नहीं है, वो नहीं है अंदर Story से नहीं है ना मेरे उनके को भी पास ऐसा लग वो रहा है वाली। कि यार ब्रॉक लेसनर को हरा दिया इस बंदे ने, गोल्डबर्ग को हरा दिया, जॉन सीना को हरा दिया। अभी कोडी रोड्स आई नो इज अ बिग नेम, मतलब उसने AEW में बहुत नाम कमा लिया और अभी वापस आके रॉयल रंबल जीत गया है, बट अभी मतलब वो वाली चीज, हाँ डज नॉट, वो वाली कॉर्ड वो स्ट्राइक नहीं कर रहा है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अभी जैसे रोमन को रेसलमेनिया ओपोनेंट की लिस्ट में WWE के पास 2 ऑप्शंस थे टॉप के, द रॉक, अगर वो नहीं तो स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, क्योंकि वो भी चाहते थे वो वापस आ जाए। रॉक मना कर गए, नहीं स्टोन कोल्ड मना कर कोल्ड गए। कैन नॉट रेसल भाई। उन्होंने लास्ट ईयर किया था भी रेसल, किया था, पर मजा नहीं आया था वो देखने हाँ मतलब मैं बोल रहा हूँ कि मैं तुमको ओपोनेंट, बता रहा हूँ, हाँ कोई भी पुराना जो रेसलर है ना, वो तुमको वो फील नहीं दे सकता। नहीं एक्चुअली वो है कि रेसलमेनिया के टिकट्स, वो मोमेंट ऐसा वैसा के लिए मैं बोल रहा हूँ कि टॉप लिस्ट प्रायोरिटी थे। मैच वो अभी वो मनी इन द बैंक कौन है? अभी कोई नहीं है, मतलब वो कैश इन हो गया था। ऑस्टिन थ्योरी था, उसने कैश इन कर दिया था सेथ रॉलिंस पे। वो अभी यूएस चैंपियनशिप के लिए, हाँ, क्योंकि वो रोमन US के सामने नहीं किया championship के लिए तो ओ यूएस चैंपियनशिप के लिए? क्योंकि रोमन चैंपियन था ना, तो उसे पता था कि वहां तो होगा नहीं, तो मतलब ये लॉजिक दिया था उन्होंने। ओ भाई इतना टेरर। बहुत 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 है ज्यादा, भाई। बहुत ज्यादा। अच्छा, आपको थोड़ा सा कोडी रोड्स का बैक स्टोरी बताता हूँ ताकि आप कोडी रोड्स वाली हाँ, चीज़ WWE इज ट्राइंग सो हार्ड कि वो रोमन और कोडी की स्टोरी अच्छे से बना पाए, डस्टी रोड्स को सेल इन्वॉल्व करने के करके। लिए, हाँ सेल करना चाह रहे हैं वो कोडी रोड्स को। आई गेट इट हाँ। मैं समझ गया हूँ। कोडी रोड्स का वो अमेरिकन ड्रीम वाली चीज वो कर रहे हैं वो लोग। हाँ अपने फादर के। का गिमिक है उनका। हाँ 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 मैं बताऊँ बैक स्टोरी। हम्म। तो मोहित भैया रिटर्न किया कोडी रोड्स ने, AEW में थे पहले। उनका स्टारडस्ट वाला गिमिक था, अगर आपको याद हाँ हो हाँ तो। वो मुझे पूरा पता है। पहले कोडी रोड्स था, फिर वो नाक वाक टूटी, फिर वो हाँ स्टारडस्ट हाँ बना। डैशिंग कोडी रोड्स, फिर वो वाले कोडी रोड्स, उसके बाद कोडी रोड्स के साथ वो टीम अप करता था ना, कौन था? गोल्डस्ट। Legacy। गोल्डस्ट नहीं गोल्डस्ट नहीं, कोडी रैंडी रोड्स के ऑर्टन। साथ एक और टीम अप करता था अच्छा कोई। लेगेसी वाले रैंडी बोल रहे थे। ऑर्टन। रैंडी ऑर्टन, टेडी हाँ डिबियासी। रैंडी ऑर्टन, कोडी रोड्स और एक और थर्ड। टेडी Teddy डिबियासी थे। DiBiase।
टेडी बियासी से। टेड डिबियासी जूनियर। हाँ टेड डिबियासी डिबियासी। जूनियर, राइट। हाँ तो हुआ क्या कि AEW में गए, उन्होंने अपना नाम बनाया क्योंकि वो उसके साथ खुश नहीं थे अपने स्टारडस्ट वाले गिमिक के साथ। और ऐसा था कि उन्होंने जब आए थे तो उन्होंने खुद ही बताई ये सारी चीज़ें कि मैं सोचता था कि मैं कुछ ही टाइम बाद जॉन सीना बन जाऊंगा WWE का और मुझे फेस बना देंगे कंपनी का, बट इतना ईजी था नहीं ये चीज़। बाहर वाली प्रमोशन में गए, इंडीज़ में काम किया, AEW वगैरह वाली कंपनीज में काम किया और वापस आए वो, और वो पहले सुपरस्टार हैं। मतलब सारे सुपरस्टार WWE से AEW में जा रहे हैं, वो पहले सुपरस्टार जो AEW से WWE में आए। और उन्होंने 3 मैचेस दिए अगेंस्ट सेथ रॉलिंस, और हेल इन अ सेल वाला मैच तो भाई उनका क्या खतरनाक था। उनकी जो मसल थी वो टॉर्न हो गई थी। किसके साथ था? सेथ रॉलिंस के साथ। ओह नाइस। हेल इन अ सेल मैच। और उनकी उससे पहले ट्रेनिंग करते वक्त, जिम करते वक्त उनकी जो चेस्ट की तरफ थी एक मसल, वो टॉर्न हो गई बुरी तरह से। और वो फिर भी आए और उन्होंने कमाल का एक 5 स्टार मैच दिया। अब डेव मेल्सर को काफ़ी बड़ा मानते हैं जो रेटिंग्स देते हैं मैचेस की, तो उन्होंने 5 स्टार मैचेस दिए WWE किसी मैच को, वो भी काफ़ी सालों बाद। तो मतलब कोडी रोड्स ने वो प्रूव कर दिया कि मैं भाई अब मुझ में वो दम है जो पहले नहीं था। तो उस तरह, बट अब बस प्रॉब्लम ये है कि स्टोरी फिट नहीं बैठ रही थी। तो WWE अभी वो ट्राई कर रही है कि वो किसी तरह कोडी और रोमन की स्टोरी बनाए। तो उसमें वो इन्वॉल्व कर रहे हैं कोडी रोड्स के फादर डस्टी रोड्स को, जिन्होंने रोमन रेंस को ट्रेन किया है एक टाइम पे, जब 12-13 के टाइम पे। ओके। हाँ, और कोडी रोड्स का यही है स्टोरी लाइन वाइज कि मुझे अपने फादर की स्टोरी फिनिश करनी है। वो चाहते थे कि वो अपने फादर को चैंपियनशिप हैंड ओवर करें कभी, WWE चैंपियनशिप। अब अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ हो नहीं सकती क्योंकि डस्टी रोड्स अब इस दुनिया में है नहीं। तो वो बस जीतना चाहते हैं उस चैंपियनशिप को जो उनके फादर कभी नहीं जीत पाए। पर क्या मतलब वो चीज़ को सेल कर पा रहे हैं उसको? करंटली तो वर्क कर रहा है वैसे कोडी रोड्स को, मतलब फैंस में ओवर हैं। बट वही बात है, कोडी रोड्स को फैंस सपोर्ट करेंगे क्योंकि कोडी रोड्स का नाम है, समझ रहे हो तुम व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और वो रॉयल रंबल का विनर है ना, रॉयल रंबल का विनर ऑटोमेटिकली एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिल जाता है। बट हाँ, बात वही है, मैं समझ रहा हूँ आप क्या बोलना चाह रहे हो कि वो वाली स्टोरी नहीं है, वो वाली सेलिंग पॉइंट नहीं है। वो सैमी ज़ेन का है, सैमी ज़ेन का है। फैंस काफी सारी यही चाहते हैं। मैं देखो, मैं फॉलो नहीं किया, लेकिन मतलब जो मैं सुन रहा हूँ ना, द एवरीथिंग दैट आई एम हियरिंग फ्रॉम यू गाइस, और जो मैंने वो मोमेंट विटनेस किया था ना पूरा, जब वो सैमी ज़ेन को मार रहा था पकड़ के, और वो केविन ओवेंस वाला पूरा मोमेंट था, तो उस मोमेंट को जैसे मैं याद कर रहा हूँ तो आई रियलाइज कि यार नहीं, मतलब वो ही इज एक्चुअली द परफेक्ट कैंडिडेट यस राइट टू ओवरथ्रो रोमन रेंस। हाँ, वही चीज़ काफ़ी सारे फैंस की, नयन की, मेरी भी है। बट WWE नहीं जा रही वो चीज़, क्योंकि वो मतलब उनके चीज़ में फिट नहीं बैठ रहे कि मेन इवेंट स्ट्रैटेजिकली उनके लिए सही मूव। हाँ, और पैसे मतलब वही बनाने के उसमें भी बिजनेस वाइज भी देखते हैं वो चीज़। हाँ, तो उस टाइप से फिट नहीं बैठ रही उनके। अब वैसे सैमी ज़ेन को दे रहे हैं वो एक मोमेंट। उसोस जो है उनके भी टैग टीम चैंपियनशिप पे मैच होगा सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस के अगेंस्ट। और आज जो मैं बात कर रहा था कि स्मैकडाउन पे सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस फाइनली रीयूनाइट हो गए हैं, तो अब ये मैच तो होगा ही होगा, काफ़ी टाइम से रूमर्ड है। तो ये मोमेंट मिलेगा सैमी ज़ेन को टैग टीम चैंपियनशिप्स वाला, मेरे अकॉर्डिंग तो। वो मतलब ये चीज हो गई कि यार चलो वो नहीं कही, नहीं ले सकते तो तुम ये 5 रुपए वाली पकड़ लो। सैमी को रॉब कर दे एक तरीके से। और नैन कल यार मैंने न्यूज़ सुनी, ट्विटर पे देखा था शायद ना, वो रिया और शार्लेट के मैच को मेन इवेंट कर रहे हैं यार, सैमी ज़ेन वाले मैच को नहीं कर रहे मेन इवेंट नाइट 1 पे। इससे तो बहुत हिट मिलेगी WWE को, बट क्या करें, WWE बनी हिट पे, हिट ही करा है लोगों ने पहले, उसी पे बनी है, हील कंपनी। और पता है आपको बताता हूँ, थोड़ा सा आप एक्साइट हो जाओगे कोडी रोड्स के लिए। 2-3 फैक्ट्स। पहली बात, WWE क्यों जिता रही है कोडी को, उसके पीछे रीजन एक ही, सबसे बड़ा रीजन ये है कि सैमी ज़ेन पिछले रेसलमेनिया तक एक बहुत ही जॉबर इंसान से हार रहा था। मतलब समझ रहे हो आप, जैसे कि बहुत लो रेटेड सुपरस्टार, जो कि सुपरस्टार है भी नहीं, एक सेलिब्रिटी था जॉनी नॉक्सविल, अगर आपने नाम सुना हो तो जॉनी नॉक्सविल। हाँ सुना है जॉनी नॉक्सविल। वो जॉनी नॉक्सविल से हार रहे, तो वो कर चुका है ना जैकैस। वो मूवीज आती हैं किक-एस। हाँ किक-एस बोल रहा हूँ। हाँ किक-एस, जैकैस जो भी था, तो जैकैस राइट। हाँ, तो बेसिकली प्रैंक पे बनती है जो। हाँ। तो इतने बड़े सुपरस्टार को एक बंदा जो पिछले रेसलमेनिया में जॉनी नॉक्सविल से हार रहा है, वो ग्रेटेस्ट चैंपियन को कैसे हराएगा, सबसे बड़ा पॉइंट है। बट हाँ, इसको स्टोरी वाइज बना सकते हैं कि एक इंसान अगर अपने अंदर अनलीश कर ले वो पावर, तो वो बहुत ज्यादा कनेक्टिंग हो जाएगा ऑडियंस से। बट अब आते हैं कोडी रोड्स के प्रोस्पेक्ट की तरफ। तो कोडी रोड्स एक ऐसा बंदा है जो कि मतलब अपने उसके पापा की नजरों में रोमन रेंस वाज द गाय, कि ये मेरा बेटा होना चाहिए था। एंड कोडी रोड्स अपने पापा को बताना चाहता है कि मैं वो बंदा हूँ, मैं आपका बेटा होना डिजर्व करता हूँ।
तो उस prove स्टोरी को करना बना चाहता रहा है वो है, अपने राइट राइट। एंड दूसरा, अगर कोडी को चैंपियन बनाया जाता है तो फ्रेशनेस रहेगी, क्योंकि रोस्टर पे बाकी सुपरस्टार एक दूसरे से कोलाइड कर चुके हैं, सेमी हर किसी से लड़ चुका है। बट अगर हम देखेंगे कोडी रोड्स वर्सेस ब्रॉक लेसनर, दिस इज समथिंग न्यू, ये नया है, ये हाँ, नहीं हुआ। प्लस ये भी है कि जैसे अब सेमी ज़ेन को बना देते ना आप चैंपियन, तो वो एक मोमेंट तो बन जाता है, लेकिन फिर एक चीज है कि वो डिफेंड करने वाली चीज है, वो फिर हार भी सकता है ना बहुत वो आसानी। आगे लॉन्ग का भी टर्म सोचना पेपर है व्यू वैसे। सेल्स नहीं कर सकते, लॉन्ग टर्म पेपर व्यू सेलिंग नहीं हो सकती उनके साथ। और जैसे कि एक दूसरा नए ने पता है- बताया कि क्राउन जूल जैसे इवेंट होता है सऊदी अरेबिया में, और वो सीरिया वाला सीन, तो टॉप चैंपियन ही नहीं जाएगा जब, तो वो भी गड़बड़ हो जाएगी उनके लिए। वो पता चल रहा है उसको अगले रॉ में हरवा देते फिर। वो वाली चीज, और वो कर नहीं सकते ना, इतने ग्लोरियस कैरेक्टर को आपने हराया तो आपका एक लंबा रन जाएगा ही जाएगा। एंड कोडी रोड्स पता है आपको भाई, थोड़ा थोड़ा वैसा है, होमलैंडर टाइप कैरेक्टर है, तो जब वो हील टर्न करेगा तो पूरा होमलैंडर बन जाएगा। अच्छा, ऐसा- मेरे को एक चीज और भी जाननी है कि तुम लोग का इस बारे में क्या ख्याल है कि जैसे जो चैंपियनशिप रन्स होते हैं ये लंबे चलने चाहिए या फिर नहीं चलने चाहिए? एक्चुअली मेरे अकॉर्डिंग इससे मतलब इससे लंबे, मैं थोड़ा इसको रिफ्रेज करना चाहूंगा कि लंबे चलने चाहिए नहीं, ये पे पर व्यू की बजाय रॉ स्मैकडाउन में स्विच करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? टाइटल डिफेंसेस, टाइटल डिफेंस, टाइटल डिफेंसेस, टाइटल डिफेंसेस नहीं, अच्छा, टाइटल Change स्विचेस, होगा। समझ गया, जो होते हैं ना। तो मेरा तो इस पे ये टेक है कि जो टॉप चैंपियनशिप है WWE चैंपियनशिप, मतलब वो फैंस भी पसंद नहीं करते कि वो बार बार हैंड चेंज कर रही है, तो वो तो मतलब ऐसा हो कि कुछ थोड़ा सा लंबा रन हो, बहुत ज़्यादा नहीं जैसे रोमन का हो गया 2 साल का, बट ऐसे ही कि कम से कम कुछ महीनों तक तो एक के पास रहनी चाहिए। और जब तक एक परफेक्ट स्टोरी नहीं आती है कि किसी को चैंपियनशिप ये चेंज होनी चाहिए, तब तक वो चेंज नहीं करनी चाहिए। और बाकी रही वो वाली बात कि पेपर व्यूज़ में हैंड चेंज करने चाहिए या फिर वीकली शो जो होते हैं रॉ स्मैकडाउन, तो उस पर तो क्या ही बोलूँ, मतलब ऐसा है कि पेपर व्यूज़ में उनके लिए मोमेंट हो जाता है और ज़्यादा क्राउड आता है, और आजकल तो स्टेडियम्स में करवाती है WWE इवेंट, तो ऐसा है। और जब कोई मनी इन द बैंक कैश इन टाइप हो, जैसे बिगी जीते थे अभी कुछ टाइम पहले मनी इन द बैंक कैश इन करके, तो वो रॉ पे करवा दिया था उन पे। तो वही बात है, उन्होंने बिजनेस भी पैसे बनाने, तो वो चीज़ होती है। हाँ, Right. बात यही है कि पेपर व्यूज के अंदर चैंपियनशिप को हरवाना एंड स्विच करना इसलिए होता है बिकॉज एक तो मैसिव स्टेज होता है, एक मैसिव फील होता है, राइट, और ऑडियंस बहुत ज्यादा होती है, और वो लोग पैसा अर्न कर पाते हैं इस चीज से। अगर वो चीज स्मैकडाउन और रॉ पे कराते हैं तो एक तो भाई बहुत छोटा, एक तो पहली बार टीवी रेटिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रॉ एंड स्मैकडाउन को मैं इतना नहीं देखूंगा जितना मैं समर स्लैम या फिर रेसलमेनिया देखूंगा। एक तो टीवी रेटिंग्स बड़ा मोमेंट हो जाता है, राइट, बड़ा मोमेंट है। ऐसा नहीं है, चेंज भी होता है, टाइटल्स चेंज होते हैं, जैसे जिंदर महल का हुआ था, एजे स्टाइल्स ने ले लिया था, कोफी किंगस्टन का हुआ था जो ब्रॉक लेसनर ने स्क्वॉश कर दिया था उन्हें। तो बेसिकली अनपॉपुलर चैंपियंस को हरवाया गया है। राइट, जिन पे मतलब वो नहीं है, हीट नहीं है, और उनको हरा देते हैं। जो मतलब ऐसा है कि जिनको हरवा करके आपको ऐसा लगेगा कि गालियां नहीं पड़ रही हैं, उनको हरवा दिया। मतलब मजा नहीं आ रहा उस चैंपियन से, वो चैंपियन है तो गालियां पड़ रही है तो उसको हरवा दो, उसको पनिशमेंट दो, उसको भगा दो यहाँ से, तो वो वाली चीज है। तो मोहित भाई, एक क्वेश्चन मेरा आपसे छोटा सा है कि अभी बीच में अगर आपने रूमर सुने हो कि WWE इंडिया आ रही थी बीच में, एक इवेंट आ रही है बहुत, क्या? हाँ आ रही है, बहुत मैसिव इवेंट के लिए आ रही है, और इस साल हो सकता है कि वो आए। एंड दिल्ली पहले कहाँ आ रहे थे जय? लखनऊ, पहले हैदराबाद के अंदर आ रहे थे, बट अब वेन्यू वगैरह सब चेंज है, एंड इस साल हो सकता है कि वो लोग आए, बिकॉज नॉट जस्ट फॉर अ लाइव इवेंट बट फॉर अ प्रीमियम लाइव इवेंट जो PPVs होते हैं। राइट, एक PPV कराएंगे। बहुत सही। तो आप आओगे उसमें? भाई मुझे नहीं पता यार, मतलब मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ, अगर बुलाएंगे तो मतलब डेफिनेटली मेरे को तो मतलब मजा आता है WWE देखने में। चलो, तो हम लोग कुछ प्लान, बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, हम लोगों का एक छोटा सा ग्रुप है जिसे IWF कहा जाता है, इंडियन रेसलिंग फैंस करके। तो हम लोगों ने बेसिकली, वो मेरे पॉडकास्ट से एक चीज चालू हुई थी, हमारी कम्युनिटी में सबसे बड़ा क्रिएटर है रेसल चैटर, अगर आपने कभी नाम सुना हो तो, रोहित नाम है उसका। तो बेसिकली उनका मेरे साथ पॉडकास्ट हुआ था, तो मैंने एक आइडिया पिच किया कि इंडिया के अंदर WWE की मर्चेंडाइज नहीं है, पर WWE इंडिया को बिगेस्ट मार्केट कहता है। ये तो बहुत ही ज्यादा बेवकूफाना वाली बात हो गई कि यहाँ पे मर्चेंडाइज ही नहीं है। तो हम लोगों ने एक ट्विटर कैंपेन, ऑफिशियल मर्चेंडाइज नहीं है, नहीं, पहले सोल्ड स्टोर पे थी, अब नहीं है, हटा दी उसको, वो डील खत्म हो गई है। तो मेरे ख्याल से उनको इतना प्रॉफिट नहीं होगा। हाँ, वो कुछ लूप होल्स थे उनके, जो मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा। तो हुआ क्या कि हम लोगों ने एक टीम बनाई, बंच ऑफ यूट्यूबर्स एक साथ इकट्ठे हुए, हमने कैंपेन डिजाइन किया कि हम लोग आंदोलन करने वाले हैं
वी वांट मर्ज करके, एंड वो ट्रेंडिंग था ट्विटर के ऊपर, सारी ऑडियंस को हमने गैदर किया, Search for merch. 55,000 से, हाँ 55,000 से ट्रेंडिंग था, एंड ट्रिपल एच का उस पर रिप्लाई आता है, वी आर लिसनिंग टू यू। एंड उसके बाद की इफेक्ट्स ये है कि इंडिया के अंदर रेसलर्स आ रहे हैं और वो लोग यहाँ पे कमर्शियल शूट कर रहे हैं, शोज की बात होने लगी, तो वो ड्रू मैकिंटायर, बॉबी लैशली, हाँ, रिया रिप्ली जैसे सुपरस्टार्स आ चुके हैं। राइट, तो हमने बहुत मैसिव क्रिएशन किया था ये, तो ये बहुत था। सही। तो हम लोग कुछ सोचेंगे आगे भी, और अगर हमारे साथ आप लोग भी होंगे कि भाई हम कुछ मैसिव कर सके, तो हाँ, बहुत तो मजा आएगा। हाँ यार, मतलब करते हैं, डेफिनेटली बिल्कुल कर सकते हैं। देखो मैं इंटरेस्टेड रहता हूँ, मैंने तुमको बताया, और मतलब ये थोड़ा सा सुन के लगा होगा कि मैं एकदम नूब नहीं हूँ, थोड़ा बहुत मेरे को पता रहता है। बहुत पता है, बहुत भाई, पता है, आपको बहुत ज़्यादा बहुत पता है। तो मेरे को थोड़ा बहुत आइडिया है, तो मतलब कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। मेरे को 2 मिनट देना, बस 1 मिनट में आया है ना मैं। ओके ओके। चलो। तो मोहित भाई, अब एक्चुअली हमारा एक सेगमेंट था जिसमें हम कमेंट्स लेते हैं, लास्ट पॉडकास्ट में जो पूछे थे लोगों ने, तो Okay. वो लेता हूँ मैं। तो ये कमेंट आया है करण की तरफ से, और ये पूछ रहे भाई पुरानी WWE को देखने में जो मज़ा आता था वो अब क्यों नहीं आता है। तो इसके ऊपर पहले तो मैं चीज़ बता देता हूँ कि शायद आपको वहाँ पे पता लगा था कि WWE का PG टर्न जब हुआ, पहले तो वो R-rated हुआ करती थी, TV14 शोज डालते थे, लेकिन वो PG में कन्वर्ट क्यों हुई, आपको थोड़ा आइडिया है इसका? मुझे इसका आइडिया नहीं है कि पीजी में, मेरे ख्याल से वही है कि पीजी सब कुछ पीजी होता जा रहा है, तो हाँ वो भी है, पीजी में टर्न हो गए वो। जैसे मार्वल भी, एक तो पैसा होता है कि ऑडियंस बढ़ जाती है उससे, वही और दूसरी चीज ये भी होती है ना कि टीवी पे भी आपको जैसे प्राइम टाइम मिलता है। हाँ। और दूसरी चीज ये होती है कि बच्चे, सबसे मेन चीज है कि यूएस में ये लोग बहुत ज्यादा होते हैं ना R-rated और पीजी को लेकर, तो वो बच्चों के लिए भी वो रहती है। और तीसरी चीज ये रहती है कि सेफ्टी रेसलर्स की। हाँ वो भी है, और WWE का बहुत बड़ा कंसर्न होता है सेफ्टी, तो क्योंकि वीकली शोज में परफॉर्म करना है, तो वो नहीं चाहते कोई इंजर्ड हो जाए गलत टाइम पे। एक वो तो था उनका, ठीक है। और सेकंड चीज़ हुई थी उस टाइम पे, हो गई क्रिस बेनवा की डेथ, और वो खतरनाक, बहुत खतरनाक चीज़ हुई थी, क्योंकि डबल मर्डर सुसाइड वाली ट्रेजेडी हो गई थी। उन्होंने अपनी वाइफ और बेटे को मार के खुद भी सुसाइड कमिट कर ली थी। तो WWE को बहुत झटका लग गया उस टाइम पे, क्योंकि चीज़ ये सामने आई कि क्रिस बेनवा के जो हेड चेयर शॉट्स थे उसकी वजह से उनका ब्रेन एक 80 ईयर्स की एज जितनी होती है एक आदमी की, वैसा हो गया था। तो इस वजह से उन्होंने ऐसा कर दिया, तो ये हो गया, मतलब WWE का बहुत डाउनफॉल चला गया उस टाइम पे। तो उन्हें कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा स्टेप लेना पड़ना था कि वो ये कर दें। और मुझे लगता है जैसे ही PG में टर्न हुआ, तो ये जो पूछ रहे हैं ना करण भाई कि पुरानी WWE देखने में ज़्यादा मज़ा आता था, तो पहली चीज़ तो यही है कि TV14 होती थी, थोड़ी अडल्ट चीज़ें देखने को मिलती थी, चाहे वो ब्लड वाले में हो चाहे वो सेक्सुअलिटी हो, तो उस वजह से भी लोग बहुत पसंद करते थे। लेकिन वो चीज़ें बंद हो गई, तो काफ़ी ऑडियंस ने तो वहीं छोड़ दिया कि ये तो हो गया बेनगर की, अब क्या देखनी, छोड़ो। भाई यार उस टाइम पे तो मतलब रूथलेस एग्रेशन एरा जो था वो वन ऑफ माय फेवरेट्स है। मतलब वो केन का मास्क निकालने वाला वो जो पूरा सिनेरियो था भाई, राइट मतलब मजा आया था। RVD के साथ मैच था और फिर उनका वो था स्टिपुलेशन की अगर हार गए तो बहुत 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 बेहतरीन, बहुत अच्छा बेहतरीन। अच्छा मोहित भैया, ये आप ही बताना, Devil07 की तरफ से कमेंट है कि हाउ यूट्यूब ट्रीट फॉरेन यूट्यूबर्स एंड इंडियन यूट्यूबर्स। वैसे तो हमने बात कर ली इस पे, मेरे को लगता है पैसे के अलावा कुछ नहीं है वैसे वर्क, पर आप बताओ आपकी तरफ से क्या है। हाँ वही है यार, देखो जो एक बेसिकली वही सीन है कि मतलब फॉरेन यूट्यूबर्स और इंडियन में कि वो पैसे ज़्यादा मिलते हैं। इंडियन यूट्यूबर्स को पूरे वर्ल्ड में सबसे कम पैसा मिलता है। बहुत दुख की बात है। हाँ बहुत शर्म की बात है भाई। और अपन कितने व्यूज़ लेके जा, इंडियंस ऑडियंस सबसे ज़्यादा है। सही बात है। और तुम ये देखो कि मतलब भाई कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का। दिस कन्वर्सेशन इज कम्प्लीटली पॉइंटलेस। वही तो। अच्छा, एक और गोपाल कृष्णा की तरफ से कमेंट है कि भाई नेक्स्ट WWE के 10 ईयर्स के प्लान बताओ। 10 ईयर्स के तो क्या ही बताएंगे, वैसे WWE कभी एंड हो सकती है क्या? तो मोहित भैया मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ कि WWE बिक रही है, नेक्स्ट 3 मंथ्स या 4 मंथ्स में WWE बिक जाएगी। आपको आइडिया था इसका? हाँ तो ये नयन बताएगा चीज़ आपको। कौन बेच रहा है, क्यों बेच रहे हैं भाई? नयन बताओ। थोड़ा सा आपको बताता हूँ। एक्चुअली विंस मैकमैन के ऊपर अभी मैंने जो मेरे को लास्ट न्यूज़ पता थी वो ये थी कि विंस मैकमैन ने स्टेप डाउन कर दिया है और ट्रिपल एच इज द न्यू CEO, है ना? नो और फिर वो वापस आ गया था विंस मैकमैन।
हाँ, तो अब पूरी क्लैरिटी के साथ नयन बताएगा कि हुआ क्या। आपने बिल्कुल मैं सही बताता हूँ। होता कुछ ऐसे है कि विंस मैकमैन अभी 80 साल के, पर हमारे जो बुढ़ाऊ हैं उनके हाँ। शौक है बड़े बड़े। हाँ। उन्होंने क्या किया, वो मतलब होता है ना एक बिलियनर्स के शौक होते हैं, लड़की रखना ये सब हाँ, करना। हाँ, हाँ। तो उनके ऊपर कुछ मतलब ऐसे असॉल्ट के चार्जेस लगे एंड लड़कियों ने लगाए होंगे। अब ये नहीं पता कि वो सच हैं असॉल्ट के चार्जेस या फिर लड़कियों ने जस्ट फॉर मनी उन पे लगाए। तो उन्होंने कंपनी के प्रॉफिट में से कुछ बहुत मोटी रकम निकाल के $9 उनको मिलियन pay off कर या $12 मिलियन दे दिए थे। हाँ, 9 या फिर $12 मिलियन। तो इन्वेस्टर्स का दिमाग हो गया खराब Shit, एंड उन्होंने विंस मैकमैन की लेनी देनी स्टार्ट कर दिया और विंस मैकमैन को फोर्सफुली स्टेप डाउन कराया गया। एंड एक दिन हम सुबह उठते हैं, ट्विटर पे र्यूमर है कि सऊदी के प्रिंस ने WWE खरीद ली ऑफिशियली, ऐसे हाँ, र्यूमर ये मैंने भी सुना था भाई, ये मैंने भी सुना था। तो वो एक दिन ऑफ केओस था सारे हम क्रिएटर्स के लिए भी, क्योंकि अगर सऊदी के पास जाते हैं तो बहुत बड़े चेंजेस हो जाएंगे। क्योंकि सऊदी वाले मतलब वो पता है किसको, वो गोल्डबर्ग को एज चैंपियन देखना चाहते हैं। मतलब वो रेट्रो रेसलिंग ज्यादा एंजॉय करते हैं, वो रूथलेस अग्रेशन एंजॉय करते हैं, तो वो वापस वो क्रिएट और सबसे बड़ी प्रॉब्लम सब चला wrestling। जाएगा ना वो। हाँ, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम Women ये थी wrestling बंद हो कि जाती रूमर ऐसा आया सामने कि उन्होंने एज अ प्राइवेट कंपनी खरीदी है, वो पब्लिक Right। कंपनी नहीं, प्राइवेट कंपनी, यानी वो कुछ भी कर सकते हैं अब उसके साथ। शिट यार। वो बट अभी भी है कि WWE बिक रही है, या तो वो मतलब डिज्नी वाले इज आल्सो द कंपेटिटर जो कि खरीद सकते भाई हैं। प्लीज नहीं, CNBC प्लीज नो ब्रो, प्लीज नो। और इस तरह अच्छा, नेटफ्लिक्स भी है, नेटफ्लिक्स डिज्नी भी है। खरीदती है तो क्या होगा? भाई डिज्नी तो मतलब इसको भी और पीजी कर देगी वो। वो तो अच्छा। है, मिकी माउस। डिज्नी इज लाइक डिज्नी भाई, चूहा तो और भी ज्यादा पीजी का भी पीजी है वो। वो तो है, सही बात। स्टोरी लाइंस और पीजी होती चली जाएंगी, गालियां वालियां भी हट जाएंगी इसमें से। हाँ, मतलब थोड़ा बहुत जो बोलते वो भी नहीं रहेगा शायद। हम क्रिएटर्स भी उस बारे में भी परेशान थे। एक्चुअली पता क्या हुआ कि उन्होंने स्टेप डाउन कर लिया सबकी बातें सुन के, कि भाई सब एडवाइस कर रहे हैं कि स्टेप डाउन कर लो इस टाइम पे, क्योंकि इन्वेस्टर्स वगैरह जो भी सीन होता है इनका। तो उन्होंने कर लिया स्टेप डाउन। नए CEO बना दिए कंपनी के, स्टेफनी मैकमैन एंड निक खान। निक खान वो हैं जो कि पिछले 2-3 सालों पहले अभी WWE को ज्वाइन किया उन्होंने एज ए मार्केटिंग, जो भी ये होते हैं मुझे इतना नहीं पता, बिजनेस वगैरह जो करते हैं। तो उन्होंने CEO इन दोनों को बना लिया और कुछ टाइम बाद स्टेफनी मैकमैन ने भी स्टेप डाउन कर लिया CEO वाली पोजीशन पे। यानी कि अभी करंटली WWE के CEO हैं निक खान। तो और विंस मैकमैन आगे वापस की मुझे गलत एडवाइस दी गई है। और आपको पता है विंस मैकमैन मतलब ऐसा है कि किसी ने कंपनी बिल्ड की है, इतने 50 सालों की लेगेसी है उनकी, वो बहुत पैशनेट है भाई। तो वो नहीं चाहते कि मतलब उनका ऐसा नहीं कि अपने डॉटर को सन इन लॉ वगैरह इसको दे के जाऊँ, वो है कि मैं बेच के जाऊँगा तो वो उसी प्रोसेस में चले। अभी निक खान का इंटरव्यू हुआ था, उसमें उन्होंने बताया कि विंस मैकमैन सिर्फ एक चीज़ के लिए वापस आए हैं कंपनी में, कि उन्हें बेचनी है कंपनी, क्योंकि ज़्यादातर 80% उनके पास ही है पावर वो सारी डिसीजन वगैरह लेने की। तो ये वाली चीज़ है, और नेक्स्ट 3 मंथ्स में बिक जाएगी, ऐसा उनका कहना था निक खान का। तो वही बता दी जैसे नयन ने, डिज्नी को बिक सकती है, नेटफ्लिक्स भी है, और भी सारी कुछ कंपनीज हैं। और $9 बिलियन वो अमाउंट है जो कि चाहते हैं विंस मैकमैन। $6 बिलियन की किया जा रहा है। $6 बिलियन की इनकी नेटवर्थ अभी, और $9 बिलियन ये चाहते हैं। तो ये चल रहा है अभी। तो काफ़ी ये कुछ है, बहुत बुरा हो जाएगा यार, पता है। लेकिन अगर मतलब जैसे अगर आप देखते हो तो WWE जैसे अभी भी काफी अच्छा कर रहा है, लेकिन मतलब अगर आप पुराने एरा को देखते हो, जैसे जो रूथलेस एग्रेशन एरा था, और उससे अभी कंपेयर करते हो, तो वो नॉस्टैल्जिया है। और मतलब उसमें अपने को बहुत अच्छे अच्छे मैच प्रोवाइड करे गए थे, लेकिन अभी भी काफी अच्छे मैचेस दे रहे हैं, जैसे तुम बता रहे हो। तो एक्चुअली क्या है ना मोहित भैया, ऐसा है कि अभी भी बहुत, वैसे बिजनेस में तो बहुत फायदा हो रहा है। जब भी वो अपनी क्वार्टरली अर्निंग्स बताते हैं ना, वो पिछले से डबल ही होती है। तो ग्रोथ तो बिल्कुल चली हुई है उनकी, अभी भी कुछ ऐसा नहीं है। और 10x growth। दूसरी चीज ये भी देखो, मेन चीज क्या होती है ना, लोगों को पुरानी चीजें चाहिए होती है, लेकिन क्या होता है ना, जो नई ऑडियंस होती है उनको तो वो लोग अपील कर ही रहे हैं ना। हाँ, राइट, तभी तो इतने लंबे टाइम से कंपनी सस्टेन कर रही है, हाँ, एंड दे आर एक्चुअली ग्रोइंग, तभी तो वो लोग दे आर मेकिंग प्रॉफिट। सही बात है। नए नए रेसलर्स आ रहे हैं भाई, लोगन पॉल को वो दे आर कमिंग अप विद आइडियाज ब्रो। हाँ, वो मेन स्ट्रीम जा रहे हैं, हाँ, वो मेन स्ट्रीम जा रहे हैं। वही, उनको मालूम है कि व्हाट इज एक्चुअली वर्किंग फॉर देम। तो यहाँ पे हमारा अगर उनको सही डिसीजन लेना है तो फिर नेटफ्लिक्स को भेज दो, मेरे ख्याल से वो ज्यादा बेटर आइडिया है। पर वही है, विंस मैकमैन को चाहिए पैसा, जहाँ से मिलेगा वो वहाँ भेज देंगे। और हाँ, पैसे के मामले में तो फिर डिज्नी ज्यादा पैसा कोई नहीं दे सकता।
हाँ, डिज्नी और फेंक रही है पैसा। हमारा हाँ, पता डिज्नी कंसर्न क्या फेंक था रही है। कि विंस मैकमैन जो है वो हमेशा से इतना ज़्यादा पैशनेट थे ना इसके लिए, उन्होंने हर एक चीज़ ट्राई की, चाहे वो इसको पूरा आर रेटेड ले जाना हो, जब DX वाली चीज़ होती थी, मतलब बुरी गंदी तरीके, मतलब उनको इतना पैशन था ग्रो करने के लिए, बट क्या वो जिनको बेचेंगे उनमें वो पैशन होगा? वो चीज़ है। नहीं होगा, नहीं होगा। विंस मैकमैन में पैशन था, ट्रिपल एच में भी बहुत पैशन है, ट्रिपल एच में। हाँ, ट्रिपल एच में बहुत एक पैशन। इस चीज को वही रन कर सकता है जो उस रिंग के अंदर खड़ा होके उसमें लड़ा हो। हाँ, राइट राइट। तो बिजनेस को जिसने समझता करीब से है। देखा हो। हाँ, मतलब जो रेसलर्स के बीच में रहा हो, उनके साथ बॉन्ड किया हो जिसने, जो बाहर बैठ के रिंग के बाहर बैठ के दुनिया देख रहा है और पेपर पेन लेके बैठा हुआ है, वो तो भाई नहीं कर सकता ये चीज। हाँ, इसलिए हम चाह रहे हैं कि अभी जैसे क्रिएटिव हेड ट्रिपल एच है, तो वही क्रिएटिव हेड रहे, बेशक बिक भी जाए तो, क्योंकि उनको पता है किस तरह चीज़ें चलानी है। हाँ, मेरे ख्याल से नेटफ्लिक्स भी लेता है तो वो हटाएगा नहीं, लेकिन डिज्नी का कोई भरोसा नहीं भाई, डिज्नी कैन चेंज थिंग्स वेरी रैपिडली। वही तो डर है अभी। अच्छा, आपको एक फैक्ट बताता हूँ मोहित भैया, आप बिल्कुल शॉक्ड हो जाओगे। एटीट्यूड एरा के टाइम पे एक स्टोरी लाइन आ रही थी जिसमें ये विंस मैकमैन का क्रेजी दिमाग है, फैमिली फ्यूड्स होती थी। विंस मैकमैन एक ऐसी स्टोरी लाइन चलाना चाहते थे जिसमें स्टेफनी मैकमैन उनकी बेटी उनके बच्चे की माँ बनने वाली होती है। ओ भाई, Stephanie आई एम नॉट सरप्राइज्ड। स्टेफनी मैकमैन ने टर्न डाउन कर दिया ये आइडिया, और विंस ने बोला कि चलो कोई नहीं, अपने भाई का बच्चा हो जाएगा, वो तो ठीक है, वो चलेगा। विंस मैकमैन कैन डू एनीथिंग। विंस मैकमैन से मेरे को इन चीजों पे मेरे को शौक नहीं लगता भाई। जो आदमी मतलब उसने सब कुछ करा, देखा तुमने? अब एटीट्यूड एरा के तुम पुरानी चीजें उठा के देखो, जो आदमी अपनी बेटी को किडनैप करवा ले, ठीक है, अंडरटेकर से पहले किडनैप करा लिया, फिर उसके बाद ट्रिपल एच से उसको बचवा लिया, फिर उसके बाद उससे शादी करवा ली, फिर असल जिंदगी में भी शादी हो गई उसी से उसकी। वो मतलब वो कुछ भी कर सकता है भाई। स्टोन कोल्ड से लड़ाइयाँ शुरू हो रही हैं, उसकी खत्म ही नहीं हो रही है। 500,000 बार तो स्टनर ही खा चुका है उससे। ओ वही। ट्रिश स्ट्रैटस आपने देखा है? वो ट्रिश स्ट्रैटस थी, एक डीवा थी। हाँ। तो उनसे अपना एस स्निफ करवाया था उन्होंने, किस माय एस करके के मैच। किस माय एस तो उसका बहुत वो चलता था भाई। और पता नहीं इतना उनको वो है, आज के टाइम पे तो आप डीवा बोल भी नहीं सकते उस पे, आप रेसलिंग नहीं बोल सकते, वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट में आप रेसलिंग नहीं बोल सकते, वर्ड्स बैन है सारे उसमें, प्रो रेसलिंग नहीं बोल सकते इस पे। क्या बोलते हैं? वो नहीं करते, वो इसको स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट बोलते हैं, मतलब उनका ऐसा है कि प्रो रेसलिंग तो वो थी जो मेरे फादर करते थे, इसको स्पोर्ट, मतलब उन्होंने बहुत सारे वर्ड्स बैन कर दिए, ये चीज़ तो बोल ही नहीं सकते आप यहाँ पे। पर अब जरा ठीक है, उनकी डिक्टेटरशिप है भाई, इस बिजनेस को उनकी डिक्टेटरशिप है। क्या चल रहा है दुनिया में? एक्चुअली तो प्रो रेसलिंग ही है ना ये। हाँ है वो प्रो रेसलिंग ही, बट वो नहीं चाहते कि मेरी जो कंपनी, जब जैसे कि इंडीज में काम करे, बाकी कंपनीज में काम करे, तब आप प्रो रेसलर हो, बट यहाँ आके आप स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट बन जाते, स्पोर्ट्स एंटरटेनर बन जाते बेसिकली एक डिफरेंशिएशन लाइन क्रिएट करना चाहते हैं बाकी अदर। हाँ, मतलब वो ब्रांड, जो ब्रांड वैल्यू। हाँ, अब आप रेसलर नहीं हो, अब आप सुपरस्टार हो। ये है। हाँ, WWE सुपरस्टार है। हाँ, तो नाम तो WWE है, फिर इसका नाम भी बदलो। वही ना मेरे इसी से चल रही है तो चलने दो। वही पर मतलब ठीक है यार, जैसे सही है, मैं जैसे सही है। अच्छा ब्रांडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। मोहित भैया, मैं एक चीज़ पूछना था आपसे, आपकी जॉनरा से रिलेटेड था, कि एक नाम जब आता है, एक नाम है ऐसा जिसको सुनते ही सभी के चेहरे पे एक उदास वाली स्माइल या पता नहीं किस तरह की स्माइल आ जाती है, आपकी वीडियोस में मैंने काफ़ी बार देखा है, और ये नाम है मेफिस्टो का, और मुझे कोई नहीं पता ये कौन है, क्या है, आप मुझे थोड़ा कॉमिक बुक्स का ज्ञान पे लो थोड़ा यहाँ पे, और बताओ बेसिकली कि क्यों इतना क्रेज है इसका। हम लोग क्या है, देखो फैन थ्योरीज बनाते रहते हैं, ठीक है, कोई भी शो आता है, कोई भी मूवी आती है तो फैन थ्योरीज बनती है। तो वैसे वांडा विजन आ रहा था तो उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग फैन थ्योरीज बन रही थी। मेफिस्टो एक कैरेक्टर है मार्वल का, जो कि एक डीमन है। अच्छा। और वो क्या करता है कि इंसान की सोल के बदले में उनके साथ डील कर लेता है। जो गोस्ट राइडर का नाम सुना है तुमने? हाँ। तो गोस्ट राइडर को क्रिएट करने के पीछे मेफिस्टो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अच्छा, क्या गोस्ट राइडर इसमें आती है, मार्वल्स में आती है वो? हाँ, गोस्ट राइडर मार्वल में तो आता है। मूवी देखी है गोस्ट राइडर की? मैंने देखी, बचपन में देखी, अभी तो याद नहीं है, बट देखी है। हाँ, तो गोस्ट राइडर को एक फैक्ट भी है ना, सॉरी काट रहा हूँ, एक फैक्ट भी है ना कि घोस्ट राइडर बहुत सबसे स्ट्रॉन्ग है एवेंजर, मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स में से एक है। सबसे स्ट्रॉन्ग तो हाँ, काफी स्ट्रॉन्ग है वो। तो बेसिकली गोस्ट राइडर को मेफिस्टो ने क्रिएट किया है। जैसे वो क्या करता है, सबके सोल के साथ डील कर लेता है ना,
तो वो गोस्ट राइडर की जो ओरिजिनल आइडेंटिटी होती है, निकोलस केज ने प्ले किया था गोस्ट राइडर को, तो सबकी जो ओरिजिनल आइडेंटिटी होती है, तो उसकी ओरिजिनल आइडेंटिटी के साथ वो डील कर लेता है कि तुम्हारे बाप की जान बचा लूंगा मैं, तुम अपनी सोल मेरे नाम कर दो, तो वो कर देता है उसके नाम। अच्छा, राइट। तो वो गोस्ट राइडर बना देता काफी हवा है मतलब उसका हाँ। मेफिस्टो का कि हाँ। तो मैंने ऐसे थ्योरी बना दी थी कि भाई मेफिस्टो आएगा वांडाविजन में, वो आया नहीं तो लोग बस उसके मजे लेते हैं कि मेफिस्टो ये वो। अच्छा, तो लेकिन अब वो फाइनली आने वाला है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, उसको अभी उसकी कास्टिंग हो गई है, ओके। मतलब ऐसा सुनने में आ रहा है, अभी कंफर्म नहीं है पर ऐसा सुना जा रहा है। ओके ओके ओके। अच्छा, एक फन क्वेश्चन था मेरे पास, जैसे हम सबके नए, हम कोई डिसएग्री नहीं कर सकते इस बात से कि हमारे प्यारे सलमान भाई जिनसे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, है ना, मतलब एकदम टुरु लब तो ऐसा है कि तो कोई भी ऐसी पिक्चर आपके दिमाग में हो जैसे कि जो कि ऑस्कर डिजर्व करती है। अब मुझे पता है कि हम सब फैंस हैं, तो हमारे लिए तो उनकी सारी पिक्चर्स ऑस्कर डिजर्व करती है बट कोई है ऐसी पिक्चर आपके मन में जो कि सलमान भाई की ऑस्कर से? राधे। हाँ, राधे को ऑस्कर मिलना चाहिए था मेरे ख्याल से, बेस्ट मूवी का, बेस्ट एक्टिंग का, बिल्कुल, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का भी उन्हीं को दे देना चाहिए था, बेस्ट म्यूजिक सभी उनको दे सिंगर, Best- सब best music जैसे गली बॉय को singer। दिए थे ना वैसे ही। यस यस यस, सब कुछ। अच्छा, एक और चीज़ थी जो कि हाँ नयन और मेरा एक बहुत ही बड़ा वो था कि हम पूछेंगे जब भी मोहित भाई आएंगे कि क्या आपको पता था कि मतलब हमें पता क्या लगता है हम दोनों को, और हमारा यही है कि हम इस जो रेसलिंग जॉनर है, जो रेसलिंग कंटेंट क्रिएटर्स हैं, इनको थोड़ा आगे लेके जाएं, क्योंकि इतनी दबी सी कम्युनिटी है ना, ये कोई जानता ही नहीं इनके बारे में। आपको क्या पता था कि कोई ऐसे रेसलिंग चैनल्स एग्जिस्ट भी करते हैं, मतलब यूट्यूब पे जो रेसलिंग के बारे में बात करते हैं, करंटली क्या क्या चलता है? मैंने एक दो बार देखे थे, बहुत ज़्यादा नहीं देखे, आई बी वेरी ऑनेस्ट, पर मैंने एक दो बार देखे थे, ज़्यादा नहीं देखे। मैंने यूट्यूब पे ही रेसलिंग को बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं किया कभी भी। ओके। और जैसे मेरे को रेसलिंग देखना भी होता था ना कि मतलब अभी क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, तो मैं जैसे हाईलाइट वाले चैनल होते हैं ना, हाँ वो देख लिया करता था कि जैसे क्या हुआ है करके, कुछ जैसे इंटरेस्टिंग मुझे पता लगा था ना कि जैसे गोल्डबर्ग रिटर्न कर लिया या कुछ, हाँ हाँ हाँ। तो मैं वो हाईलाइट्स में देख लेता था। अच्छा, मतलब आपको कि ये गोल्डबर्ग रिटर्न कर लिया, तो वो लोग भी क्या करते, लेकिन हाईलाइट्स में भी ना कॉपीराइट बचाने के चक्कर में कट वो लोग कट के डालते, मेरे को लगता था नहीं यार मजा नहीं आ रहा है इसमें, मेन चीजें नहीं दिखाते हो, मेन चीजें हटा देते हैं। हाँ मैं कहता ये क्यों, मेन तो काट ही दिया तुमने यार, हाँ बंद करो इसको, वही अभी दूसरा ढूंढना पड़ेगा मेरे को। हाँ एग्जैक्टली ऐसी चीज होती है। और मतलब आपको नहीं था पता कि क्रिएटर्स भी इस तरह मतलब वीडियोस वगैरह बनाते हैं? हाँ मुझे बहुत ज्यादा नहीं पता था। हाँ, तो वही चीज़ है कि थोड़ा ये दबा सा लगता है मुझे भी। और वैसे हाँ, भी तुम लोग का जॉनर बहुत थोड़ा इसको थोड़ा शिफ्ट करो यार, मतलब कुछ करो। वही हम चाहते हैं, थोड़ा मेन स्ट्रीम जाएँ यूट्यूब पे भी, ताकि लोगों को पता लगे कि रेसलिंग चैनल्स भी एग्जिस्ट करते हैं और वो भी बात करते हैं। क्योंकि मैंने आपके चैनल पे कई बार देखा था कि आपकी कम्युनिटी थोड़ी वो है कि कम व्यूज़ आते हैं। मेरा बड़ा मन था, नीश है हमारे हाँ, जैसे हमारा वाला हाल है भाई। हाँ, पर अब देखो आपसे भी छोटा नीचे आ गया कोई जिसपे 8-10 अच्छा लगेगा भाई। हाँ हो जाएगा, पता है हो जाएगा। एक्चुअली मैंने सारी चीजें डिपेंड करती हैं कंटेंट पे। आपका कंटेंट जैसे डिपेंडेंट कंटेंट होता है ना, मैंने बोला जिस दिन आपका कंटेंट एलिवेट हो जाएगा आपके चैनल एलिवेट हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। सही बात है। अभी देखो जैसे अभी रेसलमेनिया सीजन है जहाँ पे इवेंट होता है एक हफ्ता पूरा, मतलब एक सेलिब्रेट किया जाता है एक फेस्टिवल की तरह वो, तो WWE वाले अरबों कमाएंगे, उनके रेसलर्स करोड़ों कमाएंगे, कैमरामैन वगैरह लाखों, और हम कंटेंट क्रिएटर्स हज़ारों तो कमा ही लेंगे तो इतना मतलब कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत इधर उधर से वो वही हाँ, मतलब कहाँ से कटते कटते हमारी बारी आएगी उसके ऊपर। हाँ, थोड़ा बहुत इधर उधर करके ट्रिपल एच भाई इधर पे भी गिरा ही देंगे झोली भर दो हमारी। पर ठीक है यार, पता है हमारे इसमें भी ऐसे ही होता है ना, वो मार्वल की मूवी आती है, इवेंट जैसे सेलिब्रेट होता है, वो ट्रेलर ड्रॉप होता है, फिर उस पे वीडियो बनाते हैं, उसकी थ्योरीज बनाते हैं, वही सेम फंडा। पर आप इस बार की रेसलमेनिया जरूर देखना, ठीक है? आपको पता है 2 नाइट्स की आती है आजकल, वो चेंज हो गया। डेट बताओ ना, डेट कौन सी है? यहाँ पे हमारे इंडिया में होगी अप्रैल 3 और अप्रैल 4 को, है ना नैन? हाँ, अप्रैल 3 और 4 को सुबह 5:30 बजे। रोमन रेंज वाला मैच कब होगा वही देखूंगा। सेकंड नाइट पे, सेकंड अप्रैल 4 को, 4 अप्रैल सुबह आएगी ना? हाँ 4 अप्रैल सुबह 6:30। ठीक है,
मजा आएगा आपको। सुबह वो तो मेरे ख्याल से 8-9 बजे आ जाएगा मैच। हाँ वो 8-9 बजे आएगा 8-9 क्योंकि 5:30 शुरू होगी तो लास्ट में मेन इवेंट लास्ट में होगा तो हाँ 8-9 बजे आएगी। रेसलमेनिया लंबी खिंचती है 10:30 बजे तक खत्म। अच्छा टीवी पे ब्रॉडकास्ट नहीं होती ना? नहीं होती है लाइव होती है अब तो। टीवी तो पे लाइव आती होती है, है पहले तो एक दिन बाद होती थी। सोनी 10 चैनल पे 10-1 अच्छा राइट नाइस सही है भाई। मैं अब केबल इधर है ही नहीं तो मैं पता ही नहीं चलता। अच्छा हाँ आपने बताया सोनी तो लिव पे भी लाइव देख सकते हो। हाँ सोनी हमारे यहाँ पे अब सब OTT वाला सीन हो गया ना। हॉटस्टार पे देख लिया मैच आ रहा है, हॉटस्टार पे देख लिया। ये WWE जैसे कोई भी दूसरे मैच ये सोनी लिव पे देख लिए। तो वो ऐसे करके सब डिवाइड हो गया है। तो मैं आपको डीएम करूंगा ठीक है, और हमारी उम्मीदें रहेगी हम आपको फॉलो करें और आप हमें हाँ मेरे को एक बार रिमाइंड करा देना भाई, ये बहुत सही काम हो गया है आपसे फिर। हाँ मैं कर दूंगा बिल्कुल। कुछ भी अच्छा मैच आने वाला हो ना मेरे को मैं जनरली चाहता हूँ कि आप भी देखो, कभी बहुत इवेंटफुल चीज होगी तो मैं आपको जरूर डीएम कर दिया करूंगा कि भी आप और मतलब ऐसे स्पॉइल मत करना कि भाई ये इसने रिटर्न कर लिया। मेरे को बस ऐसे कर देना कि मोहित भाई कुछ हुआ आज की रॉ देख लेना आखिरी के 15 मिनट देखो। हाँ बिल्कुल, तो मैं लगा के देख लिया करूंगा। हाँ ओके। और भैया एक चीज पूछूं मैं आपसे, ये जो मार्वल ये वेब शोज के चक्कर में क्यों पड़ गया? मतलब मेरे को तो कोई भी अच्छा नहीं लगा, लोकी को छोड़ के। एक ही मेरे पास उसके लिए पैसा। और अब तो नहीं करेंगे मतलब आप ही उसमें सुना था मैंने। हाँ पैसा ठीक है। विटामिन एम मूवीज चल रही थी, देखो मूवीज अच्छी चल रही थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन उनको अपने OTT प्लेटफॉर्म को भी आगे बढ़ाना है। ठीक है, डिज्नी प्लस जो खोला है उन्होंने इतने पैसे लगा के, उसको बढ़ाने के लिए उनको वेब शोज बनाने पड़ेंगे। उनके पास इतनी सारी IPs हैं, इतने सारे कैरेक्टर्स हैं, तो उसके लिए बनाएंगे वो। हाँ और तो है डेफिनेटली, लेकिन अब उन लोगों ने थोड़ा सा इसको स्ट्रैटेजिकली इम्प्रूव करने की कोशिश करी है, क्योंकि अब तुम देखो अभी तक इस साल एक भी शो नहीं आया उनका। हाँ और ना किसी भी शो की रिलीज डेट देखने को मिली है तुमको, ट्रेलर भी देखने को नहीं मिला होगा तुम्हें। नहीं तो काफी सारे रूमर थी कि जैसे आयरन हार्ट और भी कुछ, पता नहीं मुझे इतना नाम याद कुछ भी नहीं आ रहा अभी। कुछ भी इस साल मतलब बहुत सारे प्लान थे, लेकिन लोकी की रिलीज डेट अभी तक नहीं दी उन्होंने। ना सीक्रेट इन्वेजन की आई है, ना लोकी की आई है। मतलब उनको समझ आ गई चीज। हाँ क्वांटिटी ओवर क्वालिटी वाला जो सीन था वो चेंज कर दिया उन्होंने। क्वांटिटी कम कर रहे हैं वो धीरे धीरे। साल में 2 ही देखने को मिलेंगे, वो भी बहुत मुश्किल से। और एक और चीज़ थी डेयरडेविल की, और न्यू बॉर्न, उनका क्या बॉर्न अगेन नाम का शो आ रहा है, जिसके कितने एपिसोड है? 18 वो भाई 18 एपिसोड आएंगे। और पता आपके, मैंने बस आपके चलते देखी डेयरडेविल। आपने पता नहीं हर वीडियो में बहुत सही, बहुत अच्छा लगा मुझे। आपकी हर वीडियो में देख रहा था कि डेयरडेविल में ऐसा क्या है, इतना क्या है। मैं देखता हूँ एक बार, और मैंने 3 सीजन देखे। ओहो, और बुरा लग रहा है कि अब वो वहाँ से कंटिन्यू नहीं होगा। नहीं एक्चुअली वो लोग पूरा रिबूट नहीं करेंगे उसको, जहाँ तक मुझे लगता है। कुछ चीज़ें रखेंगे, कुछ चीज़ें हटाएंगे। हाँ तो मतलब बिल्कुल वैसा डेयरडेविल देखने नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा वैसा डेयरडेविल। वो मैं समझ गया था आपकी जब बातें सुनी थी मैंने कि भाई अब एक बड़े स्टेज के लिए उन्हें प्रिपेयर करना है, एक बड़े विलन से लड़ना है। थोड़ा सा ऐसा रखना अपने मन में कि ये वो डेयरडेविल नहीं है, हाँ, लेकिन ये वो वाला डेयरडेविल भी है, ऐसा सोचना तो एंजॉय करोगे। जैसे अभी शी हल्क देखा था क्या? हाँ देखा था। तो शी हल्क में डेयरडेविल की अपीयरेंस थी थोड़ी सी। तो वो उसमें थोड़ा सा एक्रोबैटिक है वो। तो वो वैसा वाला डेयरडेविल है। और थोड़ा इसको ना ऐसे इमेजिन करके देखो कि तुमको इस वाले डेयरडेविल को एलियन प्लैनेट पे भेजना है, एलियनों से लड़वाना है। हाँ है ना, तो ये कर लेगा वो नहीं कर पाता। चोरों से नहीं लड़ना, उनसे भी मार पाता था। वही, और पिट भाई वो डेयरडेविल पिट रहा है, चक्कू वक्कू लग रहे हैं, वो मर ही जाता है यार वो तो। हाँ सही बात है। तो ये कर लेगा, ये बढ़िया है, ये मैनेज कर लेगा भाई। उसके वो 2 दोस्त नहीं होंगे बस ना, क्या नाम, जो भी नाम थे उनके? जेसिका जोन्स, ल्यूक केज, पनिशर। अच्छा वो फॉगी और वो फॉगी वाली। हाँ उनको अभी कास्ट नहीं किया ना। हाँ ओके। अच्छा एक थ्योरी जानना चाहता था मैं आपसे, अगर आपकी थोड़ी सी थ्योरी बनानी है तो। ब्रेकिंग बैड आपने देखी है?
वन ऑफ द बेस्ट सीरीज है ना। मैंने अभी नहीं देखी ये, मुझे पहले कोबरा काय दिखाना चाहता, चलो वो मैं देख लूँगा, बट मैंने रिसेंटली देखी ब्रेकिंग बैड, क्योंकि काफ़ी टाइम से मेरे को काफ़ी लोग बोल रहे थे, फाइनली टाइम निकाल के देखी। अब लास्ट में क्या होता है, वोल्ट गन मशीन जो भी होता है वो मशीन गन चला देता है, तो उसने जैसा प्लान किया था उसको गोली लग जाती है, बट उसने प्लानिंग में तो ऐसा नहीं सोचा होगा कि मुझे भी गोली लग जाएगी। तो आपके अकॉर्डिंग आगे अगर वो जिंदा रह जाता वहाँ पे तो क्या होता? वैसे तो मर ही जाना था शायद, उसने पता नहीं उसका कैंसर था उस टाइम पे कि नहीं था। उसका कैंसर शायद रिटर्न कर, मैंने बहुत पहले देखा था, उसका कैंसर शायद रिटर्न कर चुका था तब, आई थिंक, मेरे को अच्छे से याद नहीं है। पर अगर उसको मतलब अगर कैंसर रिटर्न नहीं भी करता ना उसका, तो वो बोलता है ना अपनी वाइफ से कि वो जितना भी जो कुछ भी उसने किया था वो अपने लिए किया था। हाँ सही बात। तो मेरे ख्याल से ही वॉज नेवर गोइंग टू स्टॉप। अच्छा हाँ वो नहीं रुकता भाई, वो पागल, वो मतलब पागल हो चुका था, वो अंधा हो गया था इसमें। वो अगर कुछ टाइम के लिए रुक भी जाता, फिर वो देखता कि मार्केट में कोई नया प्लेयर आ गया, ये काम कर रहा है, तो उसको फिर लगता कि नहीं मेरा मतलब मेरी टेरिटरी में नहीं घुसने का, भाई मेरा गेम है ये। तो ओके तो उसको सिर्फ एक ही चीज रोक सकती थी, वो थी मौत। मोहित भैया, तो मेरा तो हो गया, नयन की तरफ से कोई है कुछ है तो? नहीं, मुझे बस एक छोटा सा जनरल क्वेश्चन पूछना है, मतलब आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या थी यहाँ आने से पहले और अभी जाने, मतलब अदर देन ग्लिचेस? भाई मतलब मेरे को मतलब बहुत मजा आया यहाँ पे आके। मैं यही सोच रहा था कि यार मतलब थैंक यू भैया, मेरे को बहुत टाइम हो गया था यार, पता है रेसलिंग की बात करे हुए बहुत टाइम हो गया था। मतलब मैं सच बताऊं, आपका आगे भी जब भी मन करे आप हमेशा आ सकते हैं, जब भी मन करे रेसलिंग के बारे में बात करने। हाँ मैं मैसेज कर दूंगा कि भाई यार अगर कर रहे हो तो मेरे को बुला लेना। चलो करते हैं हम तो ऐसे लाइव वगैरह भी करते हो क्या तुम लोग, कि ऐसे सिर्फ शूट करते हो? क्या चीज़? मतलब लाइव भी कर जाते हो या फिर ऐसे सिर्फ रिकॉर्डेड? नहीं, लाइव भी कर, अभी स्टार्ट नहीं किया है, आगे प्लान्स हैं हमारे। आपको पता है हमारा लो बजट में अभी होने नहीं, तो लाइव करना तो और सिंपल है, लाइव करना इज इजियर देन दिस। लाइव करने में तो और कुछ भी नहीं लगता है, ना तो तुमको रिकॉर्ड करने का झंझट है। अच्छा, वो सीधा लाइव करना, हाँ लाइव करना तो बहुत सिंपल है, डिस्कॉर्ड पे जाके बैठे और सीधे लाइव कर दिया एक बंदे, लाइव कर लिया। हम सोच रहे थे क्या रहता है ना कि बेसिकली लाइव करने में तो क्या है कि सुपर चैट भी आती है ना थोड़ा तो। हाँ वैसे हमारी, मैं आपको सही बात, चलो रहने दो, बोलना चाहिए ना, चल छोड़ो अभी रहने देते हैं, भाई को बाद में बताएंगे। तो नहीं मतलब मैं तो क्या है ऐसे ही मजाक कर रहा था, पर ऑल इन ऑल मेरे को मजा आया यहाँ पे आके। पर क्या रहता है कि लाइव का एक बेनिफिट ये रहता है कि ऑडियंस के साथ आप इंटरेक्ट कर, ऑडियंस के साथ टॉपिक ऑफ डिस्कशन बढ़ जाते हैं। राइट, वो तो है। तो जैसे क्या होता है कि रिकॉर्डेड में यू रन आउट ऑफ टॉपिक्स आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम, और फिर क्या होता है कि आप सोचते हो, फिर आपके टॉपिक जब खत्म हो जाते हैं तो फिर आपका ये भी खत्म हो जाता है। लेकिन क्या है कि लाइव में चलता रहता है, ऑडियंस के साथ आप बात करते हो तो फिर आपको वो टॉपिक देते हैं बात करने के लिए। हाँ, और ऑडियंस के साथ भी इंटरेक्ट करते हो तो आपको पता रहता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो हम लोग भी महीने में एक आध बार, आज हमारी लाइव है रात में, तो इसीलिए हम लोग महीने में एक दो बार करते हैं। हम ट्राई करेंगे कि अब ये ट्राई तो कंप्लीट करना पड़ेगा नयन। अब मोहित भाई को बुलाया तो ऐसे कैसे कि ये पूरा भाई ये करना ही है भाई, ये करना, और भाई के साथ ही करना है एक बार। हाँ बिल्कुल, मोहित भैया के साथ तो एक क्या मतलब जब रेसलिंग का कोई इवेंटफुल चीज होगी तो हम जरूर इनको अप्रोच करेंगे, और भी अगर फ्री हो तो। मतलब भाई मेरे को बहुत अच्छा लगा। और पता है मतलब ये क्या है ना, मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को मैं याद करने की एक्चुअली कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसे मेरा कजिन है जो मतलब मेरी एज का है, तो हम लोग बचपन में रेसलिंग देखते हुए बड़े हुए, ठीक है। तो वो बिल्कुल पैशनेट मेरे जैसे एकदम कि भाई ये वो, लेकिन अब क्या है कि वो उसकी भी लाइफ हो गई है, ठीक है, वो भी अपनी लाइफ में बिजी है, तो नहीं पता कि रेसलिंग में क्या चल रहा है। और अब जैसे हम लोग बात करते ना, जैसे मैं उसको बताया कि यार अभी वो रेसलिंग में, मैंने कहा मैं भी रॉयल रंबल देखी, तो बोले अच्छा, मैंने कहा हाँ, बोले अरे कौन जीता, मैंने कहा कोडी रोड्स। तो पता है वो क्या था, कोडी रोड्स। तो तो बोले अबे कोडी रोड्स वापस आ गया, मैंने कहा हाँ, बोले अच्छा, अबे यार क्या मजा आएगा। मैंने कहा अबे यार वो थोड़ा अच्छा हो गया यार, वैसे पहले वाला नहीं है, अभी बहुत बाडास हो गया वो। तो वो कहता है अबे यार छोड़ यार तू। मैंने कहा यार तू चूतिया, देख लेना यार खुद से एक बार जाके उसको थोड़ा। मैंने कहा बॉडी अच्छी कर ली उसने और थोड़ा अच्छा लड़ने लग गया वो, ठीक है। मैंने कहा देख लेना खुद।
एक्चुअली क्या होता है, हर डेकेड बाद जनरेशन चेंज होती है, नई जनरेशन आती है, क्योंकि उनको नया फेस बिल्ड करना होता है अब कंपनी का। जैसे जॉन सीना के बाद अब रोमन आ गए थे, और अब 2023 लग गया है, तो अब ऑस्टिन थ्योरी एक सुपरस्टार है, अगर आपको पता हो तो। देखा मैंने ऑस्टिन थ्योरी, उन्हें WWE बिल्ड करी एज द नेक्स्ट फेस ऑफ WWE, मतलब ऐसी अच्छा है, स्पेकुलेशन ही इज वेरी गुड, पोटेंशियल भी बहुत अच्छा है उसका। मतलब वो फिट बैठते हैं उस फेस ऑफ कंपनी में, बॉडी भी अच्छी है, बाकी सब भी माइक स्किल्स पता है माइट भी इस रेसलमेनिया में जॉन सीना को करियर वर्सेस मैच में हरा के और जॉन सीना का करियर ओवर कर देगा। आई थिंक कर सकते हैं वो, जैसे एक वो होता है ना कि पुश ओवर देने वाली चीज। हाँ, पासिंग द टॉर्च। अपना इनका प्रोमो वॉर जरूर से देखना, मैं आपको हाईलाइट भेजूंगा। इनका प्रोमो वॉर देखोगे ना आपको, मतलब ऐसा हो जाएगा जॉन सीना ने गंदा रोस्ट किया था उसको, तो वो जरूर से देखना। अच्छा, एक चीज मेरे को एक चीज और भी लगती है, क्या तुमको ऐसा लगता है कि फिन बैलर को अच्छे से यूज नहीं किया? अभी कर रहे हैं, ही इज अंडररेटेड, अभी कर रहे हैं, अब कर रहे हैं। हाँ, अब बहुत पूरा रे मिस्टीरियो वाली उसमें, रे मिस्टीरियो और उसके बेटे वाली उसमें। हाँ, अभी उनका मैच होने वाला है एज के अगेंस्ट। मैं आपको बता दूं, एज मेरे फेवरेट सुपरस्टार है ऑफ ऑल टाइम। सेम भाई, रॉयल रंबल में रिटर्न किया था, गूज़बम्प्स मोमेंट था भाई यार। मैं तो वो मोमेंट में मेरे आंखों में आंसू थे भाई जब वो आया था। सेम मैं उस टाइम कॉलेज में बैठा था और मैं मतलब इमोशनल हो गया कि एज वापस आ गए। मतलब मैं रॉयल रंबल वो लाइव देख रहा था, ठीक है। हाँ, और मेरे को एक्सपेक्टेड ही नहीं था, और जैसी वो हुआ ना, क्योंकि एज का वो हो गया था ना कि मतलब बिल्कुल रिटायर हो गया और वापस नहीं आ सकता, आ ही नहीं सकता। सही बात है। तो वो जब वो मोमेंट हुआ ना और वो एकदम वो बजा यू थिंक यू नो मी करके, और एकदम जो और वो एकदम पब्लिक का वो एकदम गूज़बम्प्स जोर से एकदम चिल्लाई, और वो मैंने कहा हाँ व्हाट, हाँ भाई बस ये वाला मोमेंट पे थोड़ा सा लिव अप नहीं कर पाया। पता क्यों? क्योंकि हमारा वही है कि हमें पहले से पता लग जाता है, क्योंकि अब हम फॉलो कर रहे हैं तो पहले से पता लग जाता है। अच्छा, पहले से पता था क्या? इनसाइडर्स मतलब थोड़ा बता देते हैं ना कि पता लग गया था, डर शीट्स वगैरह से लग जाता है पता कि आने वाला है। और पता क्या, WWE बड़े चालाक वाले हैं, क्योंकि उन्हें जिस दिन रिटर्न करवाना है तो उस दिन वो लोकेशन मतलब सुपरस्टार की रखेंगे बहुत दूर, कि लगे यार ये तो कंट्री से ही बाहर है, या फिर मतलब किसी अलग ही स्टेट में ये कैसे आ सकता है। तो रूमर पूरा डिस्ट्रॉय हो जाए, पर आके वो वापस फिर विंस मैकमैन अपने प्राइवेट जेट से उस सुपरस्टार को लेके आते हैं लेजिट, ओ भाई छुपा के पूरा। पर वो मतलब था यार, वो मोमेंट था, वो रिटर्न जो था ना वो एज वाला भाई। हाँ तो कैरी ऑन। हाँ फिर क्या, तो यही है भाई, यही है। और उसकी जो चल रही थी ना, अच्छा एज और फिन बैलर, हाँ तो उन दोनों का मैच होने वाला है अब, हेल इन अ सेल मैच एट रेसलमेनिया 39, शायद नाइट 2 पे हो मैच ये। अच्छा, वो एज की वाइफ के और उसके साथ कुछ मारपीट हो गई थी ना, भी ऐसा कुछ हुआ था। हाँ, क्योंकि क्या हुआ था, बेथ फिनिक्स उनकी वाइफ है, जिसको मतलब हेड पे चेयर शॉट ले लिया था। एक और कैरेक्टर है रिया रिप्ले भाई, उसका सिंपिंग जो करते हैं ना भाई लॉन्डे, मतलब शी इज बैडएस, मतलब एक बहुत बैडएस कैरेक्टर है रिया रिप्ले। जैसे पहले चाइना हुआ करती थी, चाइना को देखा था आपने, वैसी ही मसल मॉमी टाइप का कैरेक्टर है वो, और उसके पीछे भाई लॉन्डे है पागल भाई साहब, तो वैसा कैरेक्टर है वो, मतलब लॉन्डो को मारती है पकड़ पकड़ के, उठा के। आपको पता है अभी रे मिस्टीरियो और उनका सन है डोमिनिक मिस्टीरियो, उनकी भी राइवलरी चल रही है, फादर सन। वही तो, और उन्हीं के मतलब इनकी गैंग को ज्वाइन किया हुआ है ना, हाँ जजमेंट डे को। हाँ तो मजा आएगा। और पता है आपने देखा फिन बैलर का डीमन कैरेक्टर है। हाँ यार वही तो, वो जब आता है वो पूरी एंट्री लेता है ऐसे करके, वो रिंग वो आ रहा है वापस, वो रेसलमेनिया में वापस आ रहा है। हाँ रेसलमेनिया में लाएंगे तो फिर कब लाएंगे, मजा आएगा देखने में। म्यूजिक पर एंट्रेंस म्यूजिक चेंज कर दिया ना, कि वही रखेंगे। हाँ अरे एंट्रेंस म्यूजिक चेंज करके दिमाग खराब कर दिया। फिन का एंट्रेंस बहुत गजब था वो, जब वो पूरा यूं करता था, वो ऐसे करता था लोगों के साथ में, तो वो प्रिंस वाला यार। एनएक्सटी में आपने उसका वो देखा, एक हील टर्न है उसका एनएक्सटी में, मैं उसको WWE का बेस्ट एवर हील टर्न मानता हूँ, कि वैसा हील टर्न मतलब किसी का कभी भी नहीं हुआ। बेसिकली वो रिंग में खड़े थे, जिस मतलब एक पूरा ग्रुप था जिसका साथ देने के लिए वो आया था, अपोनेंट ग्रुप था अनडिस्प्यूटेड एरा, तो दोनों सामने सामने खड़े हैं। और उसने क्या किया, जो उसके साथ के फ्रेंड्स थे उस पर किक मारी, बैक किक होती है एक तरीके के, उछल के बैक फ्लिप मारी, बैक फ्लिप मार के उसने बिट्रे किया, तो भयंकर बिट्रेयल था। अभी तो उसको अच्छा यूज कर रहे हैं, नाइस। अभी तो मतलब काफी मैसिव यूज हो रहा है उसका, प्रोडक्ट बहुत अच्छा हो गया। प्रोडक्ट के अंदर फिन बैलर को कभी भी चैंपियनशिप के लिए पुश नहीं किया ना, किया एक पता है कितने दिन के लिए बना वो चैंपियन। हाँ, वो मेरे को याद है, यूनिवर्सल चैंपियन, वो कंधे पे चोट लगी थी, उसके बाद फिर वापस नहीं बना ना कभी भी। हाँ फिर उसके बाद वो कभी भी मेन रोस्टर में चैंपियन नहीं बना, एनएक्सटी पे बना है। डेवलपमेंट पहला यूनिवर्सल चैंपियन था आई गेस। हाँ
हाँ Yeah, he was the first and the shortest reigning universal वही champion. फर्स्ट यूनिवर्सल चैंपियन था वो रेड वाला। और आपको अच्छा आप देख रहे हो अभी तो आपको टाइटल डिजाइन अच्छे लगते हैं मतलब WWE ने जो आजकल रखे नहीं हाँ, यार, दिमाग खराब बेकार बिल्कुल। भाई बहुत बेकार लगते हैं यार, पहले वाले टाइटल थे यार। और बहुत अब सही। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, कोडी रोड्स वो ऐसा क्लेम कर रहे हैं जैसे अगर वो चैंपियनशिप जीतते हैं तो जो विंग डीगल टाइटल थी ना बहुत टाइम पहले, ओ भाई उसे वो वापस ले उसको लेके आएंगे। आएंगे वापस। वो सूट करेगा उस हाँ, पे, वो सूट क्योंकि करेगा। उन्हें वो टाइटल खुद भी Sexy बहुत लगेगा। पसंद है तो वो चाहते कि वो टाइटल वापस लेके आए। नाइस नाइस नाइस, आई एम अप फॉर इट, आई एम अप फॉर इट। ये मस्त, तो ये चीज़ होने मजा आया मेरे को भाई, ये अच्छी 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 चीज थी। अभी लो बजट इश्यूज हो गए थे फिर से बट थैंकफुली इस बार रिकॉर्डेड है सब। चलो सही है भाई। होपफुली आपको मज़ा आया हो मोहित भाई। भाई नहीं, मेरे को बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, मतलब दिस वाज सो गुड फॉर मी, मतलब Thank you, अच्छा लगा thank मुझे you so बहुत। much. और जैसे क्या है कि अब रेगुलर पॉडकास्ट तो होती रहती हैं और मतलब पॉप कल्चर वाली चीज़ों के बारे में बहुत बात कर लेते हैं, अभी रात में फिर बात करेंगे और मूवीज़ के बारे में भी। ये दिस वाज एक्सट्रीमली रिफ्रेशिंग फॉर मी। और मैंने बहुत टाइम से रेसलिंग के बारे में बात नहीं करी थी, और इतनी सारी मेमोरीज भी हैं और इतनी सारी चीज़ें भी हैं ना जो मतलब अभी भी जिनके बारे में बात नहीं कर पाए, जो जैसे अभी याद भी नहीं आ रही है, और जब मोमेंट निकलता है तो फिर बात होती है। जैसे हाँ एडी गुरेरो इज समथिंग जिसके बारे में अपन ने बात नहीं करी, और पूरा सेगमेंट ही बना अभी चल दिया रहा है इसके ये। बारे में, तो मतलब अरे हाँ इसके बारे में थोड़ा सा कर लेते हैं। डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस रे मिस्टीरियो मैच होने वाला है रेसलमेनिया 39 में। ऑफिशियल नहीं हुआ है अभी तक बट स्टोरी लाइन चल रही है, दोनों बाप वर्सेस बेटा। और डोमिनिक बताया था मैंने मिस्टीरियो भाई। लड़ेंगे हाँ अपने हाँ बेटे से। लड़ रहा है, रे मिस्टीरियो एक्टिव है। ओ मतलब अपने बेटे बेटे से। से हाँ मतलब टर्न कर लिया था डोमिनिक ने अपने फादर पे। क्लैश एट दी कैसल एक इवेंट हुआ था उसमें, ताकि मेरे को ठीक से पाला पोसा नहीं ऐसा वैसा जो भी, और तुम्हारी वजह से मैं कभी ओवर नहीं हो पाया, ये इस तरह की स्टोरी लाइन चल रही है। और उन्होंने ये भी बोल दिया कि मुझे एडी गुरेरो को सन होना चाहिए था, जो एक बार स्टोरी लाइन नहीं चली थी कस्टडी वाली कि ओ भाई भाई वो भाई। अब वो हो रहा है। रे मिस्टीरियो रिटायर हो सकते हैं अभी, पता कुछ सुपरस्टार्स है जो कि कुछ सालों में अगले 1-2 सालों में रिटायर हो जाएंगे। रे मिस्टीरियो, एज, सीना भी हो सकते हैं शायद, एजे स्टाइल्स, ब्रॉक भी हो जाएगा। ब्रॉक भी। और ब्रॉक भी हो एजे जाएगा। स्टाइल्स भी रिटायर। ओ एजे स्टाइल्स तो मतलब एज तो हो गई उनकी अब, ठीक ही मतलब वो फैमिली के पर वो ऐसा लगता नहीं है यार, मतलब जिस हिसाब से लड़ता है ना एकदम। उसके पास एक टाइटल रन है अभी भी। हाँ 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 He has डेफिनेटली that. डेफिनेटली डेफिनेटली। और वो मतलब अभी भी मतलब जैसे एक वो एक जैसे दूसरे सुपरस्टार्स को देख के आपको लगता है ना कि जैसे अब थोड़ा फटीग में है या अभी अपने प्राइम में नहीं। एजे स्टाइल्स बिल्कुल प्राइम में है भाई, वही एथलेटिक जो फिनोमिनल एथलीटिज्म दिखता है ना, हाँ राइट राइट राइट। तो वो नहीं लगता आपको कि उनका प्राइम लगता है, अभी भी वो प्राइम में लगता है, ऐसा नहीं लगता आउट ऑफ प्राइम चले नहीं, गए। बिल्कुल भी नहीं। और वो एक तो क्या है कि प्रोफेशनल रेसलर जो एक होता है ना कि मूव्स इतनी सारी आपके पास आर्सेनल में बहुत सारी मूव्स है, हाँ तो वो राइट। सही बात है। अच्छा रेसलर है, बहुत बढ़िया। हाँ और एक्चुअली बस ये था कि उन्होंने टाइम काफ़ी ज़्यादा इंडीज और बाकी प्रमोशन में बिता दिया, तो जब वो WWE में आए हाँ ये बहुत बड़े दुख की बात है। वो TNA से मैं देख रहा हाँ। हूँ, TNA के टाइम से, तो भाई वो TNA का भी क्रेज एक टाइम पे बहुत भयंकर था। अरे, जेफ हार्डी, बहुत कर्ट ज्यादा, एंगल, बहुत माय गॉड। कर्ट एंगल ने कैरी किया है भाई TNA को। हाँ, एक मेरे को कर्ट अभी एक एंगल moment याद है, जेफ एक time हार्डी। पे कर्ट एंगल के पास सारे के सारे TNA टाइटल थे। हाँ Every पर single कैनल TNA तक title। गिमिक था। हाँ एक रन मैंने कहा भाई ये भी जलवा है भाई। और क्या स्टिंग भी था उस टाइम पे। स्टिंग था, कर्ट था, और एक अबेस था मॉन्स्टर करके था, केन हाँ करे। हाँ अभी वो WWE में बहुत वो खतरनाक प्रोड्यूसर का काम करते हैं शायद नहीं, हाँ वो प्रोड्यूसर का काम ओह करता है। नाइस। अभी WWE में। स्क्रीन पे काम अच्छा नहीं है ना होता, बट WWE बैक का ये स्टेज। सारे लोगों को काम दे देते हैं, और हाँ इट्स गुड। ए ट्रेन जैसे ए ट्रेन भी मतलब उनके बिहाइंड द सीन्स काम करते हैं। फिनले हाँ, पहले फिनले ट्रेनर थे वगैरह। और अब वो भी प्रोड्यूसर है। अच्छा एक चीज बता दो मोहित भाई, आपने बुगी मैन से थोड़ा डरे हो कभी? या आपका कैरेक्टर कैसा? अबे नहीं, मेरे को लगता था सारी गिमिक है। अच्छा आपको पता था? डर वर नहीं उस time लगा पे। मेरे मैं को उस टाइम पे छोटा था, मैं बहुत डरता था। मैं भाई ये मेरे पीछे से नहीं आ जाएगा, रिंग के नीचे से आ जाता था कई बार, मेरे को भी कीड़े कूड़े खिला देगा। भाई ये मेरे को लगता था गिमिक है वो पूरा। पर वो असली कीड़े खाते थे, इतना ये वो तब है। तो। हाँ मैं वो ये जरूर real सोचता था कि यार साला केचुआ सच में खा रहा है, हाँ हाँ ये मैं वंडर पता है उसने पता है क्या आइडिया पिच किया था कि मैं कॉकरोच खाना चाहता हूँ। Crickets वगैरह। पर विंस ने कहा कि अगर तू ये खाएगा, कॉकरोच हो गए, झींगे हो गए, तो ये उड़ के जाएंगे, ऑडियंस में भगदड़ मच सकती है उससे, तो तू सिर्फ ऐसे जानवर खा जो चलते हो नीचे, हाँ हाँ जो क्रॉल करते हो। तो ये था थॉट।
भाई यार क्रेजी मैन, अभी भी कुछ भी भाई। अभी भी ऐसी काफ़ी सारी टॉपिक्स है जो कि रह गए हैं, बट अब बहुत टाइम हो गया तो अब हमें नहीं अपन इसको कभी और भी कर पार्ट टू निकालेंगे इसका ज़रूर। और होपफुली मौज भी एक बार फिर से आपको मज़ा आया हो हमारे साथ। वो थोड़ा हमने हाँ गड़बड़ भाई, कर दी थोड़ी थोड़ी बीच में, पर उसके लिए सॉरी। नहीं भाई, मैं कोई सॉरी वाली बात नहीं यार, सब करते हैं, ओके सब प्रोफेशनल एकदम, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। मेरी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी इतनी, मेरे को ये था यार मोहित भैया को ना इतनी पता नहीं होगी wrestling के बारे मुझे में। भी। और भाई आज मैं शॉक्ड हूँ एक इंसान को किन किन चीजों के बारे में अभी knowledge नैन हो और मैं सकती है आप भाई। गए ना, तो हम बात कर रहे थे कि यार हमें लगा था कि यार 2008-10 में छोड़ दिया है, तो अगर मैं किसी चीज़ को छोड़ दूँ तो इतना टच में मैं रहूंगा नहीं, मतलब कट ऑफ हो जाऊंगा उस चीज़ से, तो कितना ही मतलब। पर आपको तो बहुत ज़्यादा पता है, आप क्यों कंसर्न थे इस चीज़ के लिए? नहीं मतलब ऐसे एकदम नहीं मालूम ना, हाँ। बिल्कुल जैसे होता है कि जैसे तुम भाई लोग को बहुत एक्यूरेट पता है यार ना आपकी एकदम। नॉलेज, क्या नहीं और पता क्या? आपको ये बताओ। आप रेसलिंग पता चैनल भी है। खोल सकते हो, पर खोलना मतलब आपकी नहीं, वीडियो हाँ। देखेंगे सारे, नहीं तो। और आप किल कर दोगे, सच्ची बता रहा हूँ, आप किल कर दोगे इतना भाई। इतना कुछ नहीं करना, मैं खुश हूँ भाई जो चल रहा है। पर मतलब मेरे को मजा आता है ऐसे बात करते हैं ना, ऐसे बैठ के, और जैसे हाँ। जब भी आगे भी बात ये करनी हो तो बहुत जरूर अच्छा लगता आप आइए, हाँ, मजे भाई, करेंगे, बिल्कुल, बातें बिल्कुल। करेंगे इसके बारे में। भाई से आउटरो कराना चाहता हूँ मैं, भाई अपनी स्टाइल में एक आउटरो कर दो यार अच्छा सा। और एक चीज़ बता दूं मैं, चलो एक चीज़ बता देता हूँ। तो यार आप सबको अब हमारी जो नेक्स्ट पॉडकास्ट देखने को मिलेगी, वो लास्ट पॉडकास्ट होगी बिफोर रेसलमेनिया 39। तो उससे अगले दिन ही बिल्कुल रेसलमेनिया होने वाली है, तो अपने कमेंट्स बता देना, टॉपिक्स बता देना, आपके फीचर हो जाएंगे। तो गाइज अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना। मैं तो ऐसे आ गया, बस बैठ के बातचीत कर ली। तो और नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इसको यहीं पे रैप अप करते हैं। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, एंड एज ऑलवेज कीपिंग ऑसम। यस।